हाँ भैया, नेता लोग, नेता लोग, क्या हाल चाल है? पिछली वाली क्लास का याद वाद है कि नहीं? कि सब गोला? क्या चीज? हाँ तो सब हम ही पढ़ाएं, कुछ खुद से पढ़ लो। अच्छा चलो, तब ठीक है, तब पढ़ा देंगे, तब पढ़ा देंगे। हाँ हाँ, टेस्ट जो होगा इस संडे का, फॉर दिस संडे ओनली, इस संडे को 8 बजे से टेस्ट होगा। उसके बाद जो अगले संडेज आएंगे फिर 2 बजे वाले टाइम पे चले जाएंगे। हाँ हाँ, 1 दिसंबर को होगा। सिलेबस तो वैसे भी अपना हो ही चुका है। अच्छा, तो वो एक को ही तो होना था, 8 को होना था। अच्छा चलो, तरुण सर की तरह मैं भी करवा रहे हैं क्या सर? कैसे करवाएंगे, टेलीग्राम पे? हाँ, डन डन। चलो, हाँ नेता लोग, नेता लोग, ये बात बताओ। सुनो सुनो सुनो, सुनो भैया। हाँ, लास्ट वाली क्लास में सारे लॉज पढ़ा दिए थे। VRMS क्या होता है वो भी पढ़ा दिया था। हाँ, गेलुसैक लॉ लास्ट हुआ था। अच्छा 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 अच्छा, सुनो ये बता दो फिर, ये क्या हो रहा है? मेरा सिग्नेचर नहीं है, ये मैंने फॉर्ज किया था सिग्नेचर। ये मैंने मेरे टीचर का सिग्नेचर फॉर्ज किया था, उसका नाम था सुरेंद्र प्रसाद। वो ऐसे ही करता था, जस्ट कट कॉपी पेस्ट, एस प्रसाद। हाँ, नहीं टीचर था यार, बहु मारता था नोट चेक करने के लिए। तो मैं एक चैप्टर 3 पन्ने में लिखता था, 3 पन्ने में लिख के हाँ बस खा लो खा लो खा लो। हमारा वाला, हमारा वाला। ये मेरा सिग्नेचर है। हाँ, देखो ये बी है, ये NAND है, ये R है और ये K है, ये मेरे फादर का नाम है, रामकृष्ण। चेकबुक पे हर जगह यही है। ठीक, हमारा जो बैंक है उसमें अगर आप 100 रुपए से लेकर 10 लाख, इतना ही मेरे अकाउंट में, इससे ज्यादा है नहीं, 100 रुपए से लेके 10 लाख 15 लाख रुपए तक अगर आप चेक लेके जाएंगे तो वो कॉल करके पूछेगा कि सर क्या ये चेक आपने ही दिया है। तो बिना वेरिफिकेशन के चेक कैश नहीं होता। चलो, हाँ नेता इधर ध्यान दो, सुनो 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 सुनो, सुनो भैया बाबू, बस हो गया। ये बताओ, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में कल हम लोगों ने गैस इक्वेशन पढ़ा था, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। नेट 11:35 पे शुरू किए हैं और 1:15 तक रच के पढ़ेंगे एकदम बढ़िया, ठीक है ना? और फ्राइडे को 2:30 बजे तक पढ़ेंगे कम से कम। और फ्राइडे को हम पढ़ाएंगे फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है ना, हाइड्रोडाइनामिक्स। तो प्लीज फ्राइडे को हाइड्रोस्टैटिक्स पढ़ के आइएगा, ठीक, थोड़ा फायदा रहेगा, अच्छा लगेगा। चलिए, तो हमारे पास हो गया पीवी इक्वल्स टू एन आर टी, पीवी इक्वल्स टू एन आर टी। अच्छा, हम एन को नंबर ऑफ मोल्स पढ़ते हैं, जिसको स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम लिखते हैं। स्मॉल एम क्या है? गिवन मास। स्मॉल एम क्या है? गिवन मास। कैपिटल एम क्या है? मोलर मास। कौन सा मास है? हाँ नेता, बहुत बढ़िया। पीवी इक्वल्स टू एम बाई एम आर टी। अच्छा, क्या P इक्वल्स टू, अगर इस V को हम नीचे लेके आ जाए, सुनना,
इस v को हम नीचे लेके आ रहे हैं तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या डेंसिटी हो जाता है, तो अपने पास क्या हो जाता है रो आर टी बाई एम, रो आर टी बाई एम। अरे क्लियर है। अच्छा ये बताइए, इस वाले को अगर हम और आगे बढ़ाएं तो पीवी इक्वल्स टू मास ऑफ गैस को, ये गैस का मास है ना, गैस का मास है ना, यहां तुमको बहुत कंफ्यूजन होगा, इसको एम जी कर लेना हमेशा, तो उससे तुम कंफ्यूजन से बच जाओगे। एम जी को क्या बोले हैं, मास ऑफ गैस, मास ऑफ गैस। अरे क्लियर है, एम क्या है मास ऑफ गैस, और ये कैपिटल एम क्या है, हाँ कैपिटल एम क्या है सर, मोलर मास। देख लेना, अच्छे से रिलेट कर लेना। मास ऑफ गैस को क्या मैं एन इंटू मास ऑफ मॉलिक्यूल लिख सकता हूं, एन इंटू मास ऑफ मॉलिक्यूल। अरे क्लियर है, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हुए एक गैस में, तो एन इंटू मास ऑफ मॉलिक्यूल। अच्छा कैपिटल एम को क्या एन ए इंटू स्मॉल एम लिखा जा सकता है, मोलर मास में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, एन ए, कितने होंगे, मोलर मास का मतलब है एक मोल का मास ना, तो भाई साहब इस m से इस m को काट दिया जाए तो हम pv इक्वल्स टू एक और फॉर्मूला बना सकते हैं, n बाई एन ए इंटू आर टी। अरे बना सकते हैं, क्लियर है। और r बाई एन ए को हम क्या लिखते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो pv इक्वल्स टू एन के टी, एन के टी। अरे होता है ना जी, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत काम आता है, pv इक्वल्स टू एन के टी। चले कहानी को आगे लेके चला जाए सर, चलिए बहुत बढ़िया, गुड जॉब। अब देखिए स्टोरी में आगे क्या है भैया, ये सब तो पढ़ लिए थे, सवाल भी बनाए थे, लास्ट वाली क्लास में सवाल बनाए थे ना, ये सब बनाए थे, बताते जाना। ये बनाए थे, ये भी बनाए थे, ये भी बनाए थे, ये भी बनाए थे, ये भी बनाए थे, ये बनाए थे, ये हाँ ये भी बनाए थे, ये हाँ भाई बनाया था, बनाया था, बनाया था, बनाया था, 9 एटीएम वाला ये बनाया था, ये 20 केजी था ना, यही था लास्ट, ये बनाए थे, नहीं बनाए थे, 2 ग्राम, क्या बना पाओगे, क्या कह रहा सवाल में, एक वेसल है जिसका मास कितना है 6 ग्राम, एक वेसल है जिसमें कितना ऑक्सीजन है 6 ग्राम, एट प्रेशर 400 केल्विन, अ स्मॉल होल इज मेड इनटू दैट ऑक्सीजन, leaks out how much oxygen leaks if the final pressure is P/2 and temperature is 300 केल्विन। छेद कर देने से क्या चेंज नहीं हुआ, एक कंटेनर था, एक कंटेनर में अगर आपने एक होल कर दिया तो क्या चेंज नहीं हुआ, वॉल्यूम, 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 क्या चेंज नहीं हुआ, वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ गैस क्या है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, है ना। क्या कंटेनर के वॉल्यूम में कोई चेंज हुआ, नहीं, चाहे कम गैस भरो चाहे ज्यादा गैस भरो वॉल्यूम तो वही रहेगा, क्योंकि कोई इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन नहीं। तो भाई साहब इसमें दो चीजें चेंज हो रही हैं, एक है अपने पास प्रेशर और एक है अपने पास टेम्परेचर, एक और चीज चेंज हो रही है, नंबर ऑफ मोल्स। टेम्परेचर कांस्टेंट है क्या, 400 से 300 हुआ ना, गैस लीक किया तो क्या गैस कम हुआ, गैस कम होने का मतलब क्या कम हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स, क्या कम हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स। तो अपने पास इक्वेशन क्या है, पीवी इक्वल्स टू एन आर टी, ऐसे लिख लिया करो, रिलेटेबल इक्वेशन जिससे सवाल बने उसको लिख लिया करो। अब देखो उसमें क्या क्या कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है, वॉल्यूम, और क्या है आर, और कुछ है क्या, एन और टी चेंज हो रहे हैं, तो P1 अपॉन P2 बराबर क्या, N1 अपॉन N2 इंटू T1 अपॉन T2। P1 कितना था, P1 कितना था, P1 कितना था P, और प्रेशर रिड्यूस होके हुआ कितना है P/2, क्या ऊपर चला जाएगा, N1 कितना था 6, पता है क्या, अच्छा बताओ भाई क्या लिखोगे, N1 क्या लिखोगे 6/32, गिवन मास अपॉन मोलर मास ना, भाई ऑक्सीजन ही है तो दोनों का मोलर मास सेम रहेगा कि नहीं रहेगा, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। अगर तुम N1 को लिखोगे क्या M1/m लिखोगे, और N2 को क्या M2/m लिखोगे, और यहाँ पे कितना है T1 अपॉन T2, क्या M से M कट जाएगा। तो अगर तुम देखोगे तो 2 बराबर तुम्हारे पास कितना, M1 कितना है 6, M2 कितना है, M2 कितना निकालना पड़ेगा ना, T1 कितना 400, और T2 कितना जी, क्या कट जाएगा, 3 दूना 6, 2 से 2, फाइनल मास कितना हो गया
4 ग्राम। फाइनल मास कितना हो गया? 4। इनिशियल कितना था? इनिशियल कितना था? फाइनल कितना हो गया? 4 ग्राम। कितना लीक किया? लीकेज कितने का हुआ? समझ आया क्या? 6 माइनस 4 बराबर कितना? 2 ग्राम। कई बार हड़बड़ी में हम M2 निकाल के 4 ग्राम भी टिक मार सकते हैं। पहली बार वही हुआ था। तो 6 में से वही ग्राम यार। तो यहां भी जी और यहां भी जी। आओ ये पढ़ो। हाँ 63/5 ध्यान से किए थे? क्या ध्यान दिए थे इसमें? माइनस किए थे ना? हम करें कि लगा लोगे? एकदम सेम आइडेंटिकल सवाल है, कोई चेंज नहीं है, बस खाली डेटा बदल गया है। हाँ होमवर्क था। हाँ चलो बढ़िया है। ये बनाए थे। हाँ 7.5 kg। जय मालिक। मतलब हम कहे बना। हाँ भाई क्या भाई? नहीं फ्लैप बंद करवा दें भाई? कर दो यार, कोई कर दो यार। तुम तो काहे इतना मोटा पहने हो? थोड़ा गर्मी लगेगा ठीक है। एक तो खाते पीते घर के आदमी हो, चर्बी भी मोटा बंद। मतलब किसी को ठंडा गर्मी चल सकता है, किसी की तबीयत खराब हो गया तो दिक्कत हो जाएगा ना भाई। सब तैयारी कर रहे हैं ठीक है। ए भैया ये बताइए क्या कह रहा है? एक सिलेंडर है जो कितना ग्राम कंटेन कर रहा है? 10 ग्राम। कितना ग्राम? पक्का ना? हाँ 10 किलोग्राम ऑफ गैस एट प्रेशर ऑफ 10⁻7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या प्रेशर दे रखा है? when the final pressure is reduced to 2.5 into 10 to the power 6 Newton per meter square, then quantity of gas taken out the, वही तो सवाल है यार, taken out of the cylinder will be क्या? क्या इसमें क्या सेम है? क्या टेम्परेचर ऑफ द गैस इज कांस्टेंट, तो P1/P2 बराबर M1/M2। अरे ठीक है, हम करें लग जाएगा? हम नहीं करेंगे भाई, इतना थोड़ी क्लियर बैठे। ये बताओ, हाँ ये बढ़िया। 500 डिग्री सेल्सियस। सुनना आसान सवाल है। क्या कह रहा है? When a temperature of a gas contained in a closed vessel is increased by 5%, ये क्या है? डेल्टा टी। क्या है? 5 डिग्री सेल्सियस। Its pressure is increased by 1%. The original temperature of the gas was approximately, क्या कांस्टेंट है? कंटेन इन अ क्लोज्ड वेसल। वेसल का वॉल्यूम चेंज हो रहा है? वेसल का वॉल्यूम चेंज हो रहा है निदा? नहीं, तो क्या लिखोगे? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो डेल्टा पी बाई पी बराबर डेल्टा टी बाई टी। डेल्टा पी बाई पी को 1 लिखे कि 1/100, और डेल्टा टी कितना है? 5। चाहे सेल्सियस में लिखो चाहे केल्विन में लिखो, कोई फर्क पड़ने वाला, क्योंकि ये बात किसकी है? डिफरेंस की। क्लियर है ना? चेंज में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। डिवाइडेड बाई यहां पर टेम्परेचर हो गया टी, तो टी बराबर कितना? 500। अब सर डिग्री सेल्सियस की केल्विन, सोचे 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 सोचे। हाँ याद रखिएगा हमेशा हमेशा, ये डिफरेंस भले ही सेम आता है, लेकिन जब भी पीवी इक्वल्स टू एनआरटी का बात करेंगे तो ये क्या लिखा जाएगा? केल्विन। क्या लिखा जाएगा? अरे आया। तो ये 500 डिग्री सेल्सियस की 500 केल्विन। गुड, इसीलिए ये सवाल स्पेशल था। -273, तो 10 में से 3 जाएगा 7, और फिर यहां पे आएगा 2, फिर 4 में से 2 जाएगा 2, और आंसर क्या आया? 227 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए ये सवाल स्पेशल था। समझ आया? क्वेश्चन का स्पेशलिटी क्लियर हुआ? आया? हाँ भैया काहे खुश हो रहे हो जी? भाई नाम उसका डिंपल है, ठीक है ना? क्या बोल रहा था भाई? हाँ एक्सप्लेनेशन, अच्छा। अरे कोई बात नहीं, अच्छा बच्चा है डिंपल। अरे समझ आया, देखने में अच्छा है बस, तभी तो देख रहा है।
भाई बच के रहना उससे। ए भाई ये सुनो, ये बता सकते हो? हाँ भाई, क्या भाई 0.4% का मतलब कितना है? अब समझ जाओगे ना। 1 डिग्री सेल्सियस नहीं है डिफरेंस, जब तुम रखोगे तो क्या रखोगे? 1 केल्विन। क्या रखोगे? 1 केल्विन। क्लियर है ना? क्या डेल्टा पी बाई पी पता है? अरे क्लियर है ना? ये बताओ। 250 लीटर ऑफ एन आइडियल गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस सच दैट वॉल्यूम बिकम्स कितना? 500 लीटर। वॉल्यूम कितना हो गया? 500 लीटर। द फाइनल टेम्परेचर इज 54 डिग्री सेल्सियस। हाँ ये जो 27 डिग्री सेल्सियस रख के लगाए हैं ना नेता लोग, का हो चौराहा पूरा हो गया दुल्हन का। मतलब तुम लोग टॉनिक वॉनिक लेने जाते हो क्या नीचे? चाय मत पिया करो, टॉनिक लेने। नहीं नहीं, गलत बात है। हम तो हम तो टॉनिक का मतलब कुछ और ही सोच ले, तुम तो हल्का सोच रहे हो। हाँ, हम स्मार्ट लग रहे हैं, थैंक यू यार। पेट निकल गया यार, वो खराब लगता है यार। अब यार खाते ही नहीं है यार, हमारा डाइट ही नहीं है कुछ यार। थोड़ा 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 खाते हैं बस यार। क्या बताएं यार। हाँ, नहीं जैसे हम जिम जिम वाले तो हम कभी रहे नहीं है, थोड़ा ऐसे मौका मिल जाता था जब गुड़गांव में रहते थे, चाहे लखनऊ में रहते थे, तो खाना खाने के बाद 1 घंटा ऐसे टहलने निकल गए। यहाँ निकलते हैं तो जैसे कदम रखते हैं तुरंत रोड। हाँ, नहीं स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है यार। मान लो, हाँ, थोड़ा मतलब क्रिकेट विकेट खेलते तो थोड़ा बुढ़ापे का एहसास होता, फेंक नहीं पाते उस हिसाब से बॉल। हाँ, फुटबॉल हम एक दिन खेले अपने जीवन में, नाखून फट गया था। जूते के अंदर फट गया था भाई, ऐसा वाला नहीं होता वो जो पीटी शूज होता है, वही पहन के खेल रहा था। वो साला पता नहीं कैसे लगा, वो नाखून ही दब गया एकदम से। चलो भाई छोड़ो, इधर देखो यार, सुनो। रुको तो बता रहे हैं क्या होगा। ए भैया, क्या वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो V1 अपॉन V2 बराबर T1 अपॉन T2। V1 कितना है? 250। लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करो चाहे ना करो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो 250 बटे 500 बराबर कितना भैया? 300 अपॉन 300 अपॉन टी। क्या 10 से 25 दूना, टी बराबर कितना? 600 केल्विन। तो डिग्री सेल्सियस में भैया 600 माइनस 273। 10 में से 3 गया 7, 9 में से 7 गया 2, 5 में से 2 गया 3, 327 डिग्री सेल्सियस। सर हम तो 27 दूना 54 कर दिए थे। हाँ, अब उसके बाद देखते कौन सा सही। सर दोनों ऑप्शन है, अक्कड़ बक्कड़ कर लेते हैं। 0.5 करें हम? अबे सेम सवाल है ना, सेम सवाल है कि अलग है? अलग है। रो जी एच प्रेशर की जगह क्या लिखोगे? कर पाओगे? आराम से लगाए रहना। टेम्परेचर कांस्टेंट है मतलब प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। प्रेशर कांस्टेंट है, वाह। A container of 5 liter has gas at pressure 0.8 meter column of Hg। क्लियर है? दूसरा कह रहा है दिस इज जॉइंट टू एन इवैक्यूएटेड कंटेनर ऑफ 3 लीटर कैपेसिटी। इवैक्यूएटेड कंटेनर की कैपेसिटी कितनी थी? 3। तो टोटल कैपेसिटी कितना हो गया गैस का? 5 से पहले था कितना? 5। 3 लीटर का खाली चैम्बर डोल डाल दिए जिसमें कुछ नहीं था, तो कितना हो गया? 8। तो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ना। तो V1 अपॉन V2 इक्वल्स टू P2 अपॉन P1। V1 कितना? 5/8। 5/8। P2 कितना जी निकालना है क्या? रो जी एच लिखने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि रोजी रोजी तो कट ही जाएगा ना।
अरे भाई P1 की जगह तुम लिखोगे रो जी H2 और P1 P2 की जगह, और P1 की जगह रो जी H1, तो ये तो कटेगा ही ना। तो H2 बराबर कितना होगा 5/8 H1। H1 कितना है 0.8, तो ये कितना हो जाएगा 0.5 मीटर। 0.5 मीटर ये दे दो भैया। क्या भैया, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो। करें ये सब होमवर्क है भैया। अब ये सब लगाए हो तो ठीक है, नहीं लगाए हो तो कोई बात नहीं, ये करें कि हो जाएगा, हो जाएगा। अरे भाई क्या क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, प्रेशर दे रखा है, के दे रखा है तुमसे, टेम्परेचर भी दे रखा है तुमसे, पूछा क्या है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। तो भैया पीवी इक्वल्स टू क्या हम एन के टी लिख सकते हैं? क्या एन बराबर पीवी बाई के टी हो जाएगा? सब पता है क्या? सब पता है ना? यस सर। ये बताओ, hydrogen and helium gases of volume V at same temperature and same pressure are mixed to have same volume. The resulting pressure of the mixture will be. बोलो बोलो बोलो, देख ध्यान देना है, अच्छा सवाल है। एक कह रहा हाइड्रोजन है, दूसरा क्या कह रहा है हीलियम, जिनका वॉल्यूम कितना है V एंड टेम्परेचर कितना है T, प्रेशर कितना है P, आर मिक्स्ड टू हैव सेम वॉल्यूम। मतलब वॉल्यूम में हमने कोई चेंज नहीं किया। पहले एक कंटेनर में कुछ एक्स अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन रखा था, दूसरे आइडेंटिकल कंटेनर में एक्स वाई अमाउंट ऑफ हीलियम रखा था, अब हम दोनों को एक ही कंटेनर में डाल दिए। इट इज सेइंग लाइक दिस। तो वॉल्यूम में भाई साहब अपने कोई चेंज नहीं हो रहा है, हो रहा है वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो क्या बढ़ेगा प्रेशर, मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन भी बढ़ेगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अरे क्लियर है? सोचो सही किए हैं कि कुछ और छोड़े भी हैं, सोचो। एन, अब सोच हाइड्रोजन का अपना नंबर ऑफ मोल N1 था, हीलियम का कितना था N2 था, दोनों को एक कंटेनर में डाला तो क्या हो गया N1 प्लस N2। ये सब पढ़ के समझना पड़ेगा, और सवाल पढ़ने से आसान बात है, समझ आ जाएगा। बहुत ध्यान से, बहुत पॉज लेके क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या ऐसे लिख लें, डायरेक्टली इक्वेशन लिख लें, क्या PV इक्वल्स टू nRT। तो हम लिख सकते हैं P1 अपॉन P2 इक्वल्स टू N1 अपॉन N2 इंटू T1 अपॉन T2। क्लियर है? P1 कितना था P, P2 कितना था P डैश, N1 कितना है N1 क्या मान लें, हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस ऑफ वॉल्यूम V एट सेम टेम्परेचर and have same pressure are mixed to have same volume. The resulting pressure of the mixture will be, क्या मान लें, दोनों को n मान लें, दोनों का नंबर ऑफ मोल सेम मान लें, क्या है वॉल्यूम प्रेशर टेम्परेचर सब सेम है। क्लियर है? तो N1 को n लिखोगे तो N2 को क्या लिखोगे 2n। नहीं आया? आया? अरे भाई दोनों गैस का पीवी इक्वल्स टू एनआरटी है ना इनिशियली, अरे है कि नहीं है? तो पहली गैस के लिए अगर N1 लिखोगे तो वहां पीवी बाई आरटी, और यही क्या लिखोगे N2 लिखोगे या नहीं लिखोगे? N1 और N2 दोनों बराबर है भाई, क्योंकि प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर सेम है। अगर प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर सेम है तो नंबर ऑफ मोल्स में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, चाहे कोई सी भी गैस भर लो। अरे क्लैरिटी है? अच्छा टेम्परेचर कितना, टेम्परेचर क्या था T। फाइनली क्या पूछा है, द रिजल्टिंग आर मिक्स्ड टू हैव सेम वॉल्यूम V, मतलब इनिशियल टेम्परेचर भी T है, फाइनल टेम्परेचर भी T है। टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो गया ना, वॉल्यूम चेंज हो गया ना, वॉल्यूम चेंज हो गया तो टेम्परेचर क्या है कांस्टेंट। तो T1 से T2 कट जाएगा, T1 बराबर T2। वॉल्यूम चेंज हुआ कि नहीं, ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं तुम लोग? सोचो, नहीं समझ पा रहे हो? सोच पा रहे हो कि नहीं? सोचो, हाँ सोचो 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 सोचो, ध्यान से सोचो। पहले V वॉल्यूम में क्या था, एक गैस, दूसरे बार V वॉल्यूम में क्या हो गया हीलियम गैस। अब ने क्या कर दिया, दोनों को एक ही वॉल्यूम में डाल दिया। बोलो बोलो बोलो, तो वॉल्यूम सेम है कि अलग अलग? 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 सोच लो,
सोच लो सोच लो सोच लो सोच लो। हाँ भाई, वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम सेम है, क्या बढ़ा, क्या बढ़ा, क्लैरिटी है ना। एक बात ये समझो, रिलेटिव टर्म में पहले गैस को एक्सपेंड करने के लिए, एक गैस को एक्सपेंड करने के लिए कितनी जगह थी, वी, दूसरी वाली गैस को वी थी ना। मतलब पहले जो इंटरमोलिक्यूलर स्पेस होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू बाद वाले। क्यों, क्या बदला, केवल नंबर ऑफ मोल्स। क्या बदला, केवल नंबर ऑफ मोल्स। अरे क्लैरिटी है ना। तो टेम्परेचर भी सेम है, यहां पे टेम्परेचर भी सेम है, और क्या सेम है, टेम्परेचर भी सेम है, और क्या सेम है, प्रेशर भी सेम, सॉरी वॉल्यूम भी सेम, वॉल्यूम भी सेम है। तो हम क्या लिखे, हम क्या लिखे भैया, क्या T1 से T2 काट दें, T1 से T2 काट दें ना, तो क्या बन जाएगा, P अपॉन पी डैश बराबर N अपॉन 2N, N से N कट जाएगा तो P डैश बराबर कितना हो जाएगा, 2। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 2। अरे क्लैरिटी है। सुन, ये सवाल बताओ तो, सोच समझ के। The variation of PV graph with volume V of a fixed mass of an ideal gas at constant temperature is graphically represented as shown in figure. Constant temperature, बोलो कौन सा होगा, 4। पीवी बताए थे ना लास्ट वाली क्लास में, जहां पीवी आ जाए वही क्या है, टेम्परेचर। क्या टेम्परेचर कांस्टेंट है, चौथा सही है। अब देखो कुछ बातें छोटी छोटी, एसटीपी और एनटीपी का मतलब जानते हो, यस सर। तो मैं समझने के लिए बस दो बातें जाननी है कि एसटीपी पर जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, एनटीपी पर और एसटीपी पे कितना होता है, 0.1। बकवास बात है, कुछ काम का नहीं है ये, बस ठीक है, डेटा के लिए पता रहना चाहिए। ये कन्वर्ट करना जानते हो, अबे तुम फ्लूइड्स पढ़ के आ रहे हो यार। डेंसिटी ऑफ वाटर 1000, डेंसिटी ऑफ आइस 900, ठीक है, जरूरत पड़ता नहीं है, कहीं आएगा वो सवाल आएगा। ये देखो नीट 2013 क्या कह रहा, टू नॉन रिएक्टिव मोनो एटॉमिक आइडियल गैसेस, बहुत बढ़िया सवाल है। टू नॉन रिएक्टिव मोनो एटॉमिक आइडियल गैसेस हैव देयर एटॉमिक मास इन द रेशियो 2:3। The ratio of their partial pressure when enclosed in a vessel kept at constant temperature is 4:3. The ratio of their density is, the ratio of their density is, कौन सा होगा, कौन सा बोलो, इनके डेंसिटी का रेशियो क्या होगा। फॉर्मूला क्या है अपने पास, P इक्वल्स टू क्या होता है, रो आर टी बाई एम, क्या है, मोलर मास, एम क्या है, मोलर मास। फीलिंग है ना इसका। तेरा दो नॉन रिएक्टिव मोनोएटॉमिक आइडियल गैसेस है जिनके एटॉमिक मासेस का रेशियो कितना है, 2:3। मतलब अगर मैं P1 अपॉन P2 लिखूं तो एटॉमिक मास ही तो मोलर मास है, तो ये कितना होगा, M2 अपॉन M। अब बात करेंगे, हमसे पूछा क्या है, द रेशियो ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर व्हेन इनक्लोज्ड इन अ वेसल केप्ट एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज 4:3। P1 अपॉन P2 कितना दे रखा है, 4/3। क्या M2 अपॉन M1 तुमको गिवन है, और तुमसे क्या पूछा है, डेंसिटी का रेशियो ना, तो ρ1 अपॉन ρ2 क्या होगा जी, P1 अपॉन P2 इंटू M1 अपॉन, बोलो क्या P1 कितना है जी, P1 अपॉन P2 4:3, और M1 अपॉन M2, M1 अपॉन M2 2:3, क्या होगा, 4 दूना 8, 8/9। क्या जी समझ आया क्या, ρ1 अपॉन ρ2 क्या हो गया, 8/9। नीट 2013, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसमें और बढ़िया बढ़िया सवाल है। आगे बढ़े, समझ आया कि ऐसे ही चल रहा है बस, ये बताओ। इसमें तो पेन भी नहीं चलाना चाहिए यार। कह रहा, a given sample of an ideal gas occupies a volume V at pressure P at and absolute temperature T. The mass of each molecule of gas is M. Which of the following gives the density of the gas? तो सबसे पहले डेंसिटी का फॉर्मूला लिख लेंगे, डेंसिटी का फॉर्मूला लिख लेंगे, क्या है भाई, P बराबर क्या है, रो आर टी बाई एम। एम क्या है, मोलर मास। क्या इसमें कहीं आर आ रहा है कि के है, क्या मोलर मास को मैं मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर सकता हूं, क्या लिख लेंगे, स्मॉल m इंटू एन ए, आर बाई एन ए को क्या, के, आर बाई एन ए को के। तो P बराबर रो के टी बाई एम, तो के बराबर रो बराबर, रो बराबर
रो बराबर पीएम अपॉन के टी, रो बराबर पीएम अपॉन के टी। आया, समझ आया? समझ आया? देख लो, ध्यान से देख लो, आसान सवाल है, सब बनेगा। अब यहां पर आता है अपने पास मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व एंड वेरियस स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना? 3 फॉर्मूला बताएंगे आपको, जो आपको अभी फिलहाल याद कर लेना है। आगे चल के अगर आपकी इच्छा होगी तो मैं बता दूंगा कि कहां से आता है, जरूरत नहीं है सर, अपन याद कर लेंगे। नहीं याद कर लेंगे ना? चलिए देखिए, अगर किसी कंटेनर में, पहले कुछ कहानी सुन लेते हैं छोटी सी। अगर मान लीजिए हम कहें कि इस कंटेनर में हम कुछ गैस मॉलिक्यूल्स डाल दें, क्या डाल दें भाई साहब? गैस मॉलिक्यूल्स। एक कंटेनर था, इस कंटेनर के अंदर खूब सारे गैस मॉलिक्यूल्स थे। तो हुआ क्या? अच्छा ये बताओ, ऐसा तो होगा नहीं कि गैस मॉलिक्यूल्स बहुत धीरे धीरे दौड़ रहे होंगे, इनकी रफ्तार बहुत ज्यादा होगी, कोलिजन बहुत ज्यादा हो रहा होगा, जल्दी जल्दी टकरा रहे होंगे। क्लियर है ना? तो जब कोई चीज बहुत तेज वेरी करती है तो उसको मेजर करने के 2 तरीके होते हैं। एक का नाम होता है एवरेज और एक का नाम होता है आरएमएस। क्या नाम होता है? एवरेज और आरएमएस। जैसे तुम्हारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, इसका फ्रीक्वेंसी कितना होता है? 50 हर्ट्ज। 1 सेकंड के अंदर ये 100 बार जाती है और 100 बार आती है। क्लैरिटी है ना? 100 बार ये बल्ब जल रहा है, बुझ रहा है। क्लैरिटी है ना? 100 बार, 100 बार। अबे फ्रीक्वेंसी 50 है तो 2 बार 0 को टच कर रही है ना, एक बार जाते वक्त, एक बार आते वक्त। अरे क्लैरिटी है ना? पल्ले पड़ रहा है? तो ये बल्ब जो है ये 100 बार जल रहा है, बुझ रहा है 1 सेकंड के अंदर। जो चीज इतनी तेज वेरी कर रही है, उस चीज को मेजर करना हमारे लिए कोई आसान बात नहीं था। हम इंस्टेंटेनियस कैलकुलेशन नहीं करते, तब हम वहां पर एवरेज कैलकुलेशन करते हैं या आरएमएस कैलकुलेशन करते हैं। 2 कैलकुलेशन प्रेफर की जाती है, कौन कौन सी? एक एवरेज और एक आरएम। जो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहे, हमेशा क्या रहे? पॉजिटिव, जो कभी नेगेटिव में ना जाए, उस तरह की कैलकुलेशन के लिए हम जनरली एवरेज प्रेफर करते हैं। क्या प्रेफर करते हैं? एवरेज। और जो वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में जाती है उसके लिए हम क्या प्रेफर करते हैं? आरएमएस। ठीक है ना? जैसे मान लीजिए आपके घर में सप्लाई गई और सप्लाई आई, अल्टरनेटिंग सप्लाई है ना? देखे ना? अल्टरनेटिंग एसी सप्लाई ऐसे होती है सर, ये वाला एसी नहीं, इसका एयर कंडीशन ऐसे होती है। क्लियर? अगर आप इसका एक कंप्लीट साइकिल पे एवरेज मेजरमेंट करेंगे तो एवरेज मेजरमेंट कितना आएगा? 0। जितना ऊपर उतना नीचे। तो ऐसे मेजरमेंट का हमको कोई फायदा नहीं है। तो इस मेजरमेंट को रिप्लेस किया जाता है आरएमएस से। किससे? आरएमएस से, रूट मीन स्क्वायर। क्या भाई साहब? रूट मीन स्क्वायर, जो कि 0 नहीं होता। अब सोचिए, अगर मान लीजिए हम कहें कि एक मॉलिक्यूल है, उसकी रफ्तार इधर 10 मीटर पर सेकंड है, एक मॉलिक्यूल उसकी रफ्तार इधर 10 मीटर पर सेकंड है, तो एवरेज वेलोसिटी कितना आ जाएगा? 0। कितना रहेगा? 0। क्लैरिटी, बात समझ पा रहे हैं? तो इसका मतलब ये है क्या गैस की काइनेटिक एनर्जी गायब हो गई? नहीं। हमको अल्टीमेटली, हम जितनी कहानी पढ़ रहे हैं ये बस एक चीज के लिए पढ़ रहे हैं कि हमको इस गैस के अंदर कितनी एनर्जी है उसका ज्ञान हो सके। और क्या पढ़े हैं आइडियल गैस में? कि ऑल द एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मतलब हमारा अल्टीमेट गोल
हम जितनी चीज सीख रहे हैं इन सब का बस अल्टीमेट गोल इतना है कि हम ये पता कर सके कि इस पूरे गैस की काइनेटिक एनर्जी क्या है, इस गैस में लाई करने वाले एक एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी क्या है। अब काइनेटिक एनर्जी को अगर हम एवरेज वेलोसिटी वाले टर्म से लेकर जाते तो रिजल्ट जीरो भी आ सकता है, लेकिन अगर कोई पार्टिकल दौड़ रहा है तो उसकी एवरेज वेलोसिटी शून्य नहीं हो सकती है। इस वजह से हम प्रेफर करते हैं कैसा मेजरमेंट, आरएमएस। कैसा मेजरमेंट, आरएमएस। अरे क्लैरिटी है ना, क्योंकि आरएमएस कभी जीरो संभव नहीं है। ठीक, तो सबसे पहली जो वेलोसिटी आई वो आई रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। आरएमएस का फुल फॉर्म जानते हैं? अरे आज के पहले सुने हैं कभी क्या? रूट मीन स्क्वायर। बहुत सिंपल होता है, रूट मीन स्क्वायर। अगर हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हो जाता है। जब करंट की बात करेंगे तो यही रूट मीन स्क्वायर करंट हो जाता है, आरएमएस करंट आगे आएगा एसी में। हाँ बाबू, फ्लिकरिंग, फ्लिकरिंग एसी सप्लाई की वजह से होता है। आरएमएस तो एक डीसी मेजरमेंट है, ठीक है ना। फ्लिकरिंग क्योंकि भाई अब मान लो 100 बार जल बुझ रहा है तो फ्लिकर तो करेगा ही। हमारी आंखें सेंसिटिव नहीं है उसको देखने की। अभी भाई कैमरा उठाओ, स्लोमो लगा दो, अभी ऐसे ऐसे जल रहा वो दिखेगा, दिखेगा ना। हाँ। चलो आओ सुनो इधर देखो भाई भाई भाई, बस यहाँ सुनो। ये बताओ, हम बात करें रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि एक पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी v1 है, दूसरा पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी v2 है, तीसरा पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी v3 है, चौथा पार्टिकल है v4 है। ऐसे n पार्टिकल्स हैं और इनकी वेलोसिटी क्या है, v है। जब इन सबका आपको रूट मीन स्क्वायर निकालना होता है तो आप उल्टा चलना स्टार्ट करते हैं। पहले आप सबका क्या करेंगे, स्क्वायर, फिर उसके बाद क्या करेंगे, मीन। तो मीन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबको जोड़ देते हैं। अरे जोड़ देते हैं ना जी, बोलो भाई। चलो आ जाओ देखो, तो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर एंड सो vn स्क्वायर डिवाइडेड बाई n, और उसके बाद लास्ट में क्या बचा है, रूट। तो इसको हम क्या कर दिए, रूट लगा। ठीक, अच्छा एक और बात होती है, उसको समझना भी जरूरी है कि कई बार सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे पास ये वेलोसिटी लिखा होता और हमको इसका एवरेज निकालना होता तो हम क्या करते, v एवरेज क्या लिखते भाई, v1 प्लस v2 प्लस सो ऑन vn डिवाइडेड बाई n। लिखते कि नहीं लिखते? इसी v एवरेज का, जिस भी फंक्शन का आपको एवरेज निकालना है उसके आगे ऐसे ब्रैकेट लगा दिया जाता है। जानते हैं कि नहीं? नहीं जानते हैं ना, कोई बात नहीं। जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं। अगर ऐसे ब्रैकेट लगा दिया जाए तो इसका मतलब है कि आपने इस फंक्शन का एवरेज कर दिया। यहां आपने एवरेज किसका किया है, v का या v स्क्वायर का, v स्क्वायर का। ठीक, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि v स्क्वायर का हमने क्या किया है, एवरेज, फिर उसके बाद होल का, होल का अंडर रूट ना। तो ये इस तरह से भी लिखा जाता है और इसको ऐसे भी पढ़ते हैं VRMS। समझ आया क्या, समझ आया? हमने किसका एवरेज निकाला, v1 v2 का या v1 के स्क्वायर का, स्क्वायर का। तो हमने v स्क्वायर का ये वाला ब्रैकेट लगाया, इसका मतलब इसका एवरेज, और अंडर रूट लगा दिया, मतलब होल का अंडर रूट। तो स्क्वायर किया, फिर मीन निकाला, और फिर क्या कर दिया, रूट कर दिया। इसकी वजह का नाम क्या है, VRMS, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। क्या भाई, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अब आपको एक फॉर्मूला याद करना है VRMS का। जैसे ये कंटेनर है, हम कहें इस कंटेनर के अंदर प्रेशर है V, इसका वॉल्यूम है V, और टेम्परेचर कितना है T, इसमें नंबर ऑफ मोल्स है N। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, N। तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे जिनकी रफ्तार किसके बराबर होगी, VRMS। सबकी VRMS के बराबर नहीं होगी, अलग अलग कैटेगरी होती है। अभी VRMS होगा, एवरेज होगा, और क्या होगा, मोस्ट प्रोबेबल होगा, अभी आएगा धीरे धीरे। तो सबसे पहले हम आरएमएस की बात करें तो आरएमएस का जो फॉर्मूला होता है उसको लिखा जाता है 3p/ρ। क्या लिखा जाता है, 3p/ρ का अंडर रूट, दैट इज नोन एज VRMS। याद करना पड़ेगा, दूसरा कोई तरीका नहीं। VRMS बराबर क्या याद करेंगे, अंडर रूट ऑफ 3p/ρ। अच्छा याद करो, तो p का रो के टर्म में हम एक फॉर्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े थे, रो RT बाई एम नॉट, पढ़े थे ना, रो RT बाई एम नॉट। और नीचे भी क्या है, रो, क्या रो से रो कट जाएगा, मतलब फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 3RT बाई एम। एम क्या है, मोलर मास, एम क्या है, मॉलिक्यूलर मास। तो नहीं पढ़ेंगे, कुछ तो जादू किए हो तुम लोग, कुछ भी।
वी आर एम एस बराबर कितना, अंडर रूट ऑफ 3 पी बाई रो इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 आर टी बाई एम। एम क्या है, मोलर मास। क्या अगर मैं आर को के के टर्म में कन्वर्ट करना चाहूं तो इज इट पॉसिबल? इस एम को क्या लिख लूं, वीआरएमएस को, वीआरएमएस वाले फॉर्मूले में आरटी तो आरटी रहने दो, ये एम मोलर मास है, एक मोल Na हो गया, और ये स्मॉल एम क्या हो गया, मास ऑफ गैस की मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल। बहुत बढ़िया। अब तुम लोग जब पढ़ोगे ना पहली बार फिजिकल केमिस्ट्री तो वो थोड़ा अच्छा लगेगा, और जब सर्वेश सर को जवाब दे पाना तो कहना बीएन सर ने पढ़ाया था। मोलैरिटी मोलैरिटी हट गया है, हाँ? स्टेट्स ऑफ मैटर हटा है ना, बॉयस तो चार्ल्स तो सब गया। हम सोचे थे इसी पे तो सर्विस सर से पैसा बढ़वाएंगे हम अपना यार, क्या यार। तो वी आर में सर्विस सर ही भैया हमारे करता धरता। आर बाई एन ए को हम क्या लिखते हैं, 3 KT/M। अरे क्लैरिटी है, पहले बढ़ रहा है। तो वी आर एम एस के कितने फॉर्मूले हो गए, 3। क्या हो गया भैया, वी आर एम एस क्या भाई, और तो जो है वो है, अब हम ऐसे लिख रहे हैं 1.73 अंडर रूट ऑफ पी बाई रो, 1.73 अंडर रूट ऑफ आर टी बाई एम, 1.73 अंडर रूट ऑफ के टी बाई स्मॉल एम। क्या हो गया, तुम लेकिन रूट 3 वाला याद करना, 1.73 हम जानबूझ के लिखें क्योंकि छोटी छोटी एक दो चीजें दिखानी है, वो लिख। क्लियर है, क्लियर है, फट से नोट करिए, चलिए शुरू हो जाइए। क्या इसके पहले तो सब सवाल था, हाँ? लाइट नहीं है तो पढ़ाएं कैसे, तो दिख नहीं रहा तो पढ़ोगे कैसे तुम लोग? भैया लाइट ले आइए, ऑटोमेटिक करवाइए उसको। आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। हाँ भाई, कहो समझ आया? चलो लिखो, जल्दी लिखो। हो गया जी, हो गया, जल्दी करो, जल्दी करो, टाइम मत लगाओ इसमें, आसान है। कठिन तो नहीं लग रहा है, एकदम टाइम पास है यार, फॉर्मूला ही है बस खाली। ठीक, आगे चलें, जल्दी लिखो भाई, जल्दी लिखो यार। गर्मी लग रही है यार, हाँ? चश्मा आंख के अंदर कर देंगे बेटा, लड़का है तुम्हारा, एसी चला दीजिए जरा, गर्मी लग रही है प्लीज। मुझसे बड़ा है ऐसा सोच रहा होगा ये तो। हाँ भाई चलें आगे बढ़े, अरे मित्र आगे चला जाए अगले हिस्से पर। देखिए इसके बाद हम आगे बात करें, नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट वन इज मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। 27 नहीं, 24 पे चला के छोड़ दीजिए।
हाँ भाई, अपना क्या है अगला? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। सब कुछ सेम रहेगा, जहां 3 था वहां 2 हो जाएगा, जहां 3 था वहां क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो वी एम पी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, इसको लिखते हैं क्या भाई साहब? 2p/ρ, फिर क्या? 2RT/m, फिर कितना? √2kT/m। अच्छा, √2 का वैल्यू कितना होता है? 1.41, यही तो होता है, 414। p/ρ बराबर कितना? 1.41 RT/m, और ये बराबर कितना? 1.41 कितना? KT/m। इसको बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। एक और फॉर्मूला होता है, उसको बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। खाली ऐसे याद कर लेना, सब सेम रहेगा, बस नंबर चेंज हो जाएंगे बस। एवरेज वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो वी एवरेज जो है ये भाई साहब हो जाता है 8/पाई। क्या हो जाता है? 8/पाई, और सब सेम रहेगा, p/ρ, और फिर कितना? 8/पाई, बोल भाई RT/m, फिर कितना? 8/पाई स्मॉल KT/m। अरे समझ आए? जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, फटाक से करो। अरे बिल्कुल आएगा, याद रहना चाहिए एकदम बाई हार्ट, मुजवानी। 12 बजे रात को कोई उठा के पूछे सब फॉर्मूला, अभी तो एक याद करो तो और सब तो अपने आप बनता चल जाएगा भाई। लिख लिख के याद कर लो, बनाना नहीं है एग्जाम में बैठ के। हाँ, मतलब मैं वर्स्ट केस सिनेरियो बता रहा हूं। वैसे तुम लोग के लिए ये डायलॉग सूट नहीं करता, 12 बजे तक तो तुम जगी रहे होते हो। नहीं, कोई किताबों के साथ युद्ध लड़ रहा होता है, कोई मोबाइल फोन के साथ लड़ रहा होता है, इतना ही अंतर है। कोई बाबू के साथ, देखो तुम किसके साथ लड़ रहे हो आजकल? भाई देखो, वो सच में जाके मेरे ऊपर डिफेमेशन केस करेगा। हमको बदनाम कर दिए हैं। डिम्पल, ए भाई ये सुनो यार, चलो हो गया, नोट हो गया, आगे बढ़े। चलो आओ देखो। हाँ रुके रुके, बतियाने से ज्यादा अच्छा है लिखो यार, पेन चलाओ। लिख लिए? लिख लिए नेता? चल ये बताओ, सुनो 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 सुनो, सुनो ध्यान दो। हम आरएमएस पे कमेंट करेंगे और सब ऐसे ही चलता है, क्योंकि सारे रिलेशन सेम है। वी आर एम एस बराबर लिखा है, वी आर एम एस बराबर लिखा है √3p/ρ। वी आर एम एस बराबर √3p/ρ। तो अगर हम कहें कि हमने प्रेशर बढ़ाया तो वीआरएमएस बढ़ेगा, वीआरएमएस बढ़ेगा। अच्छा बहुत बढ़िया, गुड जॉब, वेरी गुड, ध्यान दे रहे ना। हमने कहा कि भाई साहब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वीआरएमएस, क्योंकि अगला फॉर्मूला क्या है तुरंत? 3RT/, हाँ भैया 3RT/m, है कि नहीं है? 3RT/m, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वीआरएमएस बढ़ेगा। अच्छा, अगर मोलर मास बढ़ाएंगे तो वीआरएमएस घटेगा। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास बढ़ाएंगे तो वीआरएमएस घटेगा। नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाएंगे तो वीआरएमएस घटेगा, बढ़ेगा, वही रहेगा। घटेगा, घटेगा, क्यों बे? मान लो हम कह रहे हैं ये जितनी चीज हम पढ़ रहे हैं इस सब में एक एक टर्म कांस्टेंट रहता है। जैसे मान लो हम कह दें इसमें टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाओगे तो वीआरएमएस। अरे घंटा बाबा घूम जाए हो गदा। कैपिटल एम क्या है? मोलर मास ना। मोलर मास क्या है? ग्राम पर मोल, ग्राम पर। हम कह रहे हैं एक कंटेनर था,
उसमें 100 ग्राम ऑक्सीजन भरा था, ठीक है। एक कंटेनर था, उसमें 200 ग्राम ऑक्सीजन भरा था। किसका मोलर मास ज्यादा है? तुम लोग को ना डंडा ले लेना चाहिए और दौड़ा के मारना चाहिए गधेड़ों। गजब है भाई, समझ आ रहा है। मोलर मास है ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। इट इज गोइंग टू बी फिक्स्ड। एक मोल का मास ना, अब एक मोल ऑक्सीजन चाहे तुम हाई प्रेशर पे ले लो चाहे तुम लो प्रेशर पे ले लो, एक मोल में तो 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स ही रहेंगे ना। नहीं सर, पास पास आ गए तो ज्यादा आ जाएंगे। अबे मोल गिनती है, मोल क्या है? गिनती। पास पास हो दूर दूर हो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो एन बढ़ाओगे घटाओगे तो वीआरएमएस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस इसमें कंडीशन क्या है कि टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट रहेगा ही, ठीक। सुनो, एम बढ़ा रहे हो तो वीआरएमएस घट रहा है क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसे भाई? एक और फॉर्मूला है इसका, कितना? 3kT बाई कैपिटल एम की स्मॉल एम, स्मॉल एम। एम बढ़ा रहे हो तो वीआरएमएस, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो वीआरएमएस, प्रेशर बढ़ा रहे हो तो वीआरएमएस। सोचो सोचो, क्यों? क्योंकि तुमको दिख रहा है कि वीआरएमएस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। यही सवाल लिख के आएगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड वीआरएमएस विल इंक्रीज, वीआरएमएस विल इंक्रीज। तब तुमको यहां सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि भैया पीवी इक्वल्स टू क्या पढ़े हो? क्या पढ़े हो? एनआरटी। अरे पढ़े हो ना? तो P बराबर रो आर टी भाई एम नॉट, यहीं से तो पढ़े थे मोलर मास, पढ़े थे ना। अगर हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है, अगर हमारा टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट, आर तो कांस्टेंट है, मोलर मास भी क्या है? कांस्टेंट। मतलब प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। और तुम थोड़े समझदार हो तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, P बाई रो बराबर, P बाई रो बराबर कांस्टेंट। तो अगर तुम प्रेशर को दो गुना करोगे तो डेंसिटी भी दो गुनी हो जाएगी। तो P बाई रो पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो ये जो हम पढ़े हैं ये गलत है, और सही क्या है? सही क्या है? वीआरएमएस क्या होगा? कांस्टेंट। क्यों होगा कांस्टेंट? क्योंकि प्रेशर बढ़ाएंगे तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, और P बाई रो जो है वो क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा। यही सवाल खेलेगा बस। इस पूरी जगह में, इस पूरे वीआरएमएस में, मोस्ट प्रोबेबल में, एवरेज वेलोसिटी में, यही एक जगह है जो खेलने वाली है, जहां से सवाल बनते हैं। लगभग हर ऑल्टरनेट ईयर पर इससे सवाल पूछा गया, किसी न किसी एग्जाम में रहता है। तो भाई थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा इसको। यहां जल्दीबाजी में हमसे गलत होने का चांस बहुत रहता है। हम फॉर्मूला रट के जाते हैं तो हमको लगता है कि प्रेशर बढ़ा है तो आरएमएस बढ़ा है, लेकिन प्रेशर बढ़ा है तो साथ में क्या बढ़ गया है? डेंसिटी। अगर हम ऊपर भी दो बढ़ाए तो ये भी दो गुना हो गया, तो पी बाई रो पे कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे आर बराबर वी बाई आई होता है, आप वी बढ़ाओगे तो आर थोड़ी बढ़ जाएगा, क्या बढ़ जाएगा? आई। कांस्टेंट रहेगा रेशियो ना। सेम वही कहानी यहां पर है। चलिए लिखिए, एनालिसिस ऑफ वीआरएमएस, लिखिए एनालिसिस ऑफ वीआरएमएस, हेडिंग डाल दीजिए। एनालिसिस ऑफ वीआरएमएस। क्या हो बताओ? कैपिटल एम को बोलते हैं मोलर मास, ठीक, और स्मॉल एम को बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। नंबर दोनों का सेम होता है, लेकिन मोलर मास का यूनिट होता है ग्राम पर मोल, और इसका यूनिट होता है AMU। समझे? कल पहली क्लास थी ना केटीजी की, तो दोबारा पढ़ के नहीं आए क्या घर से? ऐसे मुंह ठाक चले आओ, थोड़ा सा पढ़ के आओ ना यार।
अगर तुम लास्ट वाली क्लास देखो तो कितना बढ़िया ज्ञान समझाया था एटम पे। एक्स लिख के एक एक बात समझाई थी कि अगर हम तुमसे कहें कि तुम्हारे पास एक्स जेड ए लिखा है, तो ए जो होता है उसका यूनिट क्या होता है? ए एम यू। ए एम यू होता है एक एटम का। किसका होता है? एक एटम। अगर एक मोल की बात करोगे ना, तो ये हो जाता है 1 ग्राम। पढ़े हो कि नहीं? पढ़े हो ना? तो जब तुम पी बाई रो की बात करते हो तो ये किसके बराबर होता है? आर टी बाई एम के। कैसे? पीवी बराबर क्या होता है? पीवी बराबर क्या होता है? एन आर टी। और अभी एन बराबर हम क्या बताए? क्या पढ़ते हो? गिवन मास अपॉन मोलर मास, ना कि मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो दिस इंप्लाइज दैट पीवी इक्वल्स टू मास ऑफ गैस अपॉन मोलर मास आर टी। और वॉल्यूम अपॉन डेंसिटी क्या 1/ρ हो जाता है? या मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम क्या डेंसिटी हो जाता है? तो इसी को हम क्या लिख लेते हैं? P इक्वल्स टू रो आर टी बाई एम। तो अब यही P की जगह आप रो आर टी बाई एम लिखेंगे तो ये क्या रो से रो कट जाएगा, आर टी बाई एम आ जाएगा। और M क्या है? मोलर मास। क्या है? क्या मॉलिक्यूलर मास में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो इस कैपिटल M बराबर Na इंटू स्मॉल m लिखा जा सकता है। और R बाई Na क्या हो जाता है? K, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। देखिए ना, ये क्या रहा? रो आर टी बाई एम इंटू रो, रो से रो कट गया 3 RT/m। जानते हो गड़बड़ कहां होता है? समझने में और समझाने में। जनरली लोग क्या करते हैं, 3 RT/m यहां तक तो बनाने में प्रॉब्लम नहीं होता है, फिर R की जगह लिख देते हैं क्या? Na इंटू के होता है ना, Na इंटू R की जगह Na इंटू के लिख देते हैं। और फिर कहते हैं कि Na/m जो है वो स्मॉल m है, हवाबाजी में है। जबकि तो हम क्या होता है कि जब हम फॉर्मूला ओरिएंटेड सोचने लग जाते हैं ना, तो सवाल गड़बड़ हो जाता है, फिर हम रिलेटेबल नहीं बना पाते। हम कह रहे हैं आप एकदम सीक्वेंस में सोचते चले जाइए। क्या ये जब रो आया था तो आपका मोलर मास बचा था? मोलर मास का मतलब क्या है? एक मोल का मास। क्लियर है? एक मोल में कितने नंबर ऑफ एटम्स है? Na। कितने? Na। और एक एटम का मास कितना है? m। तो Na इंटू एम कर दोगे तो क्या कैपिटल M हो जाएगा। और यही आपको R बाई Na क्या मिल जाएगा? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो आराम से आपका यहां स्मॉल m आ जाए। अरे क्लियर है? बहुत कंफ्यूजन रहता है भाई, भर भर के कंफ्यूजन रहता है। थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे तो आएगा। क्या भाई? हाँ हाँ। अच्छा अरे भाई ये देखो ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है? अगर m बढ़ाओगे, मोलर मास बढ़ाओगे, मोलर मास बढ़ाने का मतलब आपने गैस चेंज किया। मोलर मास बढ़ाने का मतलब है कि आपने गैस चेंज किया। पहले आप ऑक्सीजन लिए थे, अब आप हीलियम ले लिए ना। ऑक्सीजन का मोलर मास 32, क्या 32? हीलियम का तो जिसका मोलर मास घटा उसका VRMS बढ़ेगा। क्लैरिटी है ना? एक गैस का मोलर मास कैसे चेंज करोगे? क्लियर है कि नहीं? अब मान लो हम हीलियम ले लिए और क्या ले लिए? नाइट्रोजन। तो किसका VRMS ज्यादा होगा? होगा ना ऑक्सीजन नाइट्रोजन में। ऑक्सीजन नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन का, हाँ नाइट्रोजन का 28 होता है ना। हाँ क्लियर है? ठीक यही है। स्मॉल m क्या है? मॉलिक्यूलर मास। बात वही हो जाती है अल्टीमेटली, बस लिखने का तरीका है, ढंग है। समझ गए? अगली वाली स्लाइड पे चल आइए। हाँ क्या कह रहे हो? हाँ मतलब मेडिकल फील्ड में तो नहीं है। अब मान लो आईएएस की तैयारी होती है ना, पूछा जाता है एंशियंट हिस्ट्री। कौन सा आईएएस एंशियंट हिस्ट्री यूज करता है पढ़ने में अपने? इट इज ऑल अबाउट अ स्टैंडर्ड सेटिंग। कि अब मान लो परखने का कुछ तो
प्रणाली होगा ना, कुछ तो स्टैंडर्ड सेट किया रहेगा ना कि आपका क्या पढ़ाई लिखाई है, जो भी आप क्वालिफाइड हैं उस क्वालिफिकेशन में आप कैसे रहे, इसीलिए एग्जाम्स कराए जाते हैं। वैसे आई एम वेरी अगेंस्ट टू दिस कल्चर, इस कल्चर के, एग्जाम वाले कल्चर के मैं बहुत अगेंस्ट हूं, मुझे नहीं समझ आता। मैं कह रहा हूं कि भाई अगर मैं 12वीं क्लास में पहुंचा हूं या मैं 10वीं क्लास पास किया हूं, 10वीं क्लास तक आप सब पढ़ाओ, सबके बारे में बेसिक नॉलेज रहना जरूरी है। 10वीं क्लास के बाद स्पेशलाइजेशन डालो ना, कि अगर मुझे मेडिकल फील्ड में जाना है तो एक्सप्लोर करने के लिए मैं 10वीं क्लास से मोर ओवर जो जरूरी है वही पढ़ू। क्यों फिजिक्स पढ़ू भाई? और थोड़ा थोड़ा जरूरी है हमको बायोटेक में बेसिक फिजिक्स पढ़ने का, तो बेसिक फिजिक्स पढ़े। कहाँ मैकेनिक्स वैकेनिक्स सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हो, क्या फायदा है उसका? कुछ नहीं। और वो भी जो तुम पढ़ोगे, जो तुम यूज करोगे, उसका फिजिक्स कोई मतलब है नहीं। इट इज ऑल अबाउट हाथ की सफाई। तुमको बहुत अच्छा नॉलेज है कि कैसे चाकू चलेगा तो बिना नस कटे ऑपरेशन हो जाएगा, और तुम चाकू हाथ में पकड़े और हाथ कांप रहा है तुम्हारा, ऐसी नॉलेज का क्या करोगे? कुछ कर पाओगे? नहीं। तो एमडी कर लेंगे। इसीलिए जनरली, हाँ हाँ पॉइंट, हाँ पॉइंट। तो मान लो, अगर मान लो ये सिस्टम नहीं होगा तो पढ़ाओगे कैसे? हम उस सिस्टम की बात कर रहे हैं ना, तो हम ये सिस्टम तो एलिमिनेट करने की बात कर रहे हैं कि परीक्षा प्रणाली को बदल ही देना चाहिए, बट वो आसान बात नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। अब एक तो रेलवे में चपरासी का भर्ती आया है, डी ग्रेड का, चपरासी हो गए, साफ सफाई वाले हो गए, 1-1 करोड़ फॉर्म पड़ता है भाई, समझ रहे हो? 50 रुपए का, 100 रुपए का फॉर्म आएगा, 1 करोड़ लोग भरेंगे भाई। हाँ, उसके बाद लीक हो जाएगा। दूसरा मुद्दा ये, अभी देखो इतना वाहियात काम किया है एनटीए ने। जो जैब होता है, एक जैब जानते हो तुम लोग, एक जैब ऑर्गेनाइजेशन है जो जेई एडवांस को ऑर्गेनाइज कराती है, बिना उसकी मीटिंग के, बिना किसी प्रॉपर डिस्कशन के आके इंटरनेट पर बोलकर चले गए कि जेई एडवांस के 3 अटेम्प्ट होंगे। 15 तारीख को जैब का नोटिफिकेशन आता है कि वी हैड डन अ मीटिंग एंड आफ्टर दैट वी हैड डिसाइडेड एवरीथिंग दैट वाज changed in 2013 will remain same, nothing is going to change। 2013 में जेई एडवांस में जितने बदलाव हुए थे वो एज इट इज रहेंगे, उसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं किया गया। सोचो कितनी बड़ी बेवकूफी है ये कि आप एक कंक्लूसिव डिसीजन नहीं दे पा रहे हो, इतने बच्चों का भविष्य है, और आप कहते हो कि हम एग्जाम बहुत अच्छे से कराएंगे, हम बहुत फेयर कराएंगे। कुछ नहीं। क्या चीज? क्या कर रहा है? हाँ तो भाई वो तो उसकी अलग बात हो गई ना। तो जब उसको करना, वही तो हम कह रहे हैं कि तुम जरूरी नहीं, तुम अब यहाँ आए तो डॉक्टर बनने आए हो ना, मतलब एक इंटेंसिटी तुम्हारी ये है ना कि तुमको डॉक्टर बनना है, तो तुम 12वीं क्लास में डिसाइड कर लो कि तुमको डॉक्टर बनना है कि तुमको फिजिसिस्ट बनना है। ए रुको, तुम थीसिस की बात कह रहे हो? डॉक्टर बनने के बाद और स्पेशलाइजेशन करने की बात कर रहे हो? कहीं नहीं पड़ता यार, मेडिकल फील्ड की बात कर, ये कौन सी फिजिक्स है बे? ये तो जिस दिन तुम इतने काबिल होगे कि तुम मास्टर्स करने जाओगे, उस समय तुमको ये याद रहेगा? नेता बन रहे हो, कुछ नहीं याद रहेगा। चलो सीधे बैठो, हाँ भाई सीधे बैठ जाओ, सुनो। हाँ भाई, इसके बाद एक साइंटिस्ट आया जिसने ये सारी कहानी बताई, भाई ध्यान से, जिसने आरएमएस की, एवरेज की, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की सारी कहानी बताई। ये सब तो जो हम आपको बताएं ये सब डायरेक्ट डायरेक्ट बता दें, इसकी प्रॉपर डेरिवेशन होती है, ठीक ना, बट उतनी अपने को जरूरत नहीं है। तो एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था मैक्सवेल। क्या नाम था भैया? मैक्सवेल, ठीक ना। इस पूरे चैप्टर में यही चलेगा, मैक्सवेल मैक्सवेल ही चलेगा, बहुत दमदार साइंटिस्ट था। तो मैक्सवेल ने एक डिस्ट्रीब्यूशन कर्व दिया, कहा कि एक गैस के अंदर, एक कंटेनर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, उन पार्टिकल्स की अलग अलग स्पीड पॉसिबल है एक ही कंटेनर के अंदर, है कि नहीं? उस कैलकुलेशन को 3 पार्ट में किया गया, एक का नाम रखा गया आरएमएस, एक का नाम रखा गया एवरेज, और एक का नाम रखा गया मोस्ट प्रोबेबल। तो इसने एक ग्राफ ड्रॉ किया, किसके किसके बीच का? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पेसिफिक वेलोसिटी, dn by dv, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पेसिफिक वेलोसिटी, ठीक ना, और वेलोसिटी के बीच का।
तो जब उसने ग्राफ ड्रॉ किया तो उसने एक बात नोटिस की कि भाई साहब ग्राफ उसको कुछ ऐसा मिल रहा है। क्लियर? तो उसने यहां से एक कंक्लूजन उठाया कि किसी भी गैस के अंदर, पॉइंट नंबर 1, कंक्लूजन का पॉइंट नंबर 1, किसी भी गैस के अंदर कोई ऐसा मॉलिक्यूल है ही नहीं जिसकी वेलोसिटी 0। देखो ना, ये क्या है, dn बाई dv, चेंज इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी। वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में हम dn बाई dv कर रहे हैं, तो भाई यहां पर देखो, क्या v भी 0 और n भी 0 रहे कि नहीं है? तो पहला कंक्लूजन क्या था कि कोई भी ऐसा पार्टिकल एक कंटेनर के अंदर है ही नहीं जिसकी रफ्तार क्या हो, 0। अच्छा, उसके बाद उसने देखा कि एक वेलोसिटी के सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। उस वेलोसिटी का नाम दिया उसने मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। क्या नाम दिया भाई साहब? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। क्लैरिटी है? फिर उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, हमने देखा कि मॉलिक्यूल्स का नंबर कम होता जा रहा है। फिर हमने कहा वी एवरेज, और फिर थर्ड कंक्लूजन पे निकाल के ले आए क्या, वी आर। अगर आप ध्यान से देखो तो जितनी भी कहानी आप पढ़े हो, इन सब में 8 बाई पाई का अगर अंडर रूट करोगे तो कितना मिलेगा? 8 बाई पाई का 1.53 के करीब आएगा, जो भी आ जाए, 1.56 जो भी आ जाए। वीएम कितना है मोस्ट प्रोबेबल? 1.41, अरे है ना। और आरएमएस कितना है? 1.73। सबसे ज्यादा क्या है? आरएमएस, उसके बाद एवरेज, उसके बाद मोस्ट प्रोबेबल। अरे क्लैरिटी? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी के नंबर ऑफ पार्टिकल्स सबसे ज्यादा है। कैसे? यहां देखो, क्या मोस्ट, इस पर वी है ना, क्या मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी सबसे कम है? उसके बाद वी एवरेज है, उसके बाद क्या है, वी आर। वाई पे मत देखने लग जाना भाई कि सर यहां लाइन ऊपर जा रहा है तो ये वाला ज्यादा होगा। अबे एक्स एक्सिस पे देखोगे ये 2 होगा, ये 4 होगा, ये 8 होगा, ऐसे तो रफ्तार चलेगी ना। तो सबसे ज्यादा क्या है? आरएमएस, उसके बाद एवरेज, उसके बाद मोस्ट प्रोबेबल। तो हमने ये देखा कि अगर इसमें हम ऐसे फिक्स डीवी चेंज माने, क्या चेंज माने? डीवी, यहां पर ऐसे सेम एज वही डीवी चेंज हम यहां पर कंसीडर करें, सेम वही डीवी चेंज हम यहां पे कंसीडर करें। तीनों में हमने डीवी डीवी चेंज कंसीडर किया। सुनना, उसके बाद तो थ्योरी है, वो तो तुम सब पढ़ लोगे, मुझे भरोसा है ऐसा। क्या मजाक था, जोक ऑफ द डे। नहीं भाई, सुनना, एक बात सुनना, ये बताओ क्या 3 एरिया दिख रहा है तुमको? सबसे बड़ा एरिया कौन सा है? कौन सा वाला? मोस्ट प्रोबेबल वाला। सबका ये गैप डीवी सेम है, ये सब तुमको कहीं किसी किताब में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। इसको बस ध्यान से समझना। ये भी गैप कितना है? डीवी। ये भी गैप कितना है? डीवी। और ये भी गैप कितना है? डीवी। लिखा है ना? सबका थिकनेस सेम है। क्लियर? अच्छा, कोई भी ग्राफ पढ़ते हो तो ये बात जानते हो, ग्राफ में 2 ही बात इंपॉर्टेंट होती है। क्या क्या? स्लोप और इस वाली लाइन पे क्या है? dn बाई dv, इस वाली लाइन पे v। क्लैरिटी है ना? अगर तुम एरिया अंडर द कर्व देखो तो क्या है? nv dv। इसी को nv बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? nv। तो dn बाई dv इंटू dv, क्या dv से dv कट जाएगा? क्या बचा? n। क्या बचा? क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिला? अरे भाई एरिया निकाल रहे हो ना तुम इसका, ये छोटा सा हिस्सा कितना है? dv। लेंथ इंटू ब्रेड्थ करोगे कि नहीं करोगे? लेंथ कितना है? dn बाई dv। ब्रेड्थ कितना है? dv। ब्रेड्थ कितना है? dv। तो एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू, क्या dv से dv कट जाएगा? क्या बचेगा? dn। वही तो आया यहाँ पे। dn को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? n। n क्या है? n क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अरे क्लियर है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स नहीं, वो स्मॉल n होता है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब ये बताओ सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसमें होंगे? कौन सी वाली पट्टी में? व्हाइट वाली में, पिंक वाली में, पर्पल है, क्या है, जो भी है, पर्पल है, और येलो वाली में? व्हाइट वाली में, क्योंकि इसका एरिया सबसे, तो मतलब सबसे ज्यादा पार्टिकल्स ऐसे होंगे जिनकी रफ्तार मोस्ट प्रोबेबल के अराउंड होगी। अरे क्लियर है ना? इसी वजह से इसका नाम रखा गया मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, जो आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलती। अच्छा, दूसरी एनालिसिस इन्होंने क्या कही कि ये जो पीक मिल रहा ना आपको वीएमपी का, इसके लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड हुआ ना, लेफ्ट साइड पार्टिकल्स कम है और राइट साइड पार्टिकल्स ज्यादा है। आप ग्राफ ध्यान से देखो ना,
जो इधर वाला एरिया है और जो इधर वाला एरिया, दोनों में अंतर है कि नहीं? अरे है ना। इस लाइन के इधर का एरिया कम है और इस लाइन के इधर का एरिया ज्यादा है। मतलब ऐसे पार्टिकल्स जिनकी रफ्तार मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी से कम है, उनका नंबर गैस मॉलिक्यूल में बहुत कम है। है पता नहीं क्या क्या बोल रहा बकवास। एक तो सड़ा सा सब्जेक्ट, ऊपर से हमको आता नहीं। सड़ा सा सब्जेक्ट नहीं है। चल भाई, है सर। dn बाई dv, ये क्या है? dn बाई dv। सब्जेक्ट, ऐसा सब्जेक्ट ना कोई है नहीं भारत में पूरा, बहुत दमदार है। लेकिन वही है कि जब मन में उतरे तब ना, हम तो सर्वस रट ले रहे हैं, किसी तरह से कुछ हो जाए जादू। जानते हो, एक बात जान लो बड़ा, एक बात जान लो बच्चा, अगर तुम सब्जेक्ट को समझ नहीं पाए, अगर तुम सब्जेक्ट को समझ नहीं पाए, सेलेक्ट नहीं हो पाओगे। क्योंकि 30 सवाल कर ले जाओगे फॉर्मूले से, लास्ट के जो 15 सवाल करने होंगे वो समझदारी से ही लगेंगे, बेसिक समझदारी से। क्या कह रहा? 15? 120 नंबर काफी है? हाँ, तब तो फिर कैटेगरी का सहारा लेना पड़ेगा। जनरल का तो नहीं हो पाएगा। जनरल से भी है? जनरल है वे, तब तो हो लिया। चल चल बढ़िया, 120 पे रहे। ए सुनो यार, सुनो सुनो सुनो, ये क्या है? वीएमपी है कि नहीं है? अरे है ना। थोड़ा और आगे बढ़ोगे तो ज्यादा नंबर किसका मिलेगा? वी एवरेज। फिर उसके बाद और आगे बढ़ोगे तो वी आर एम। ए नेता सुनो हो, इस लाइन के लेफ्ट साइड क्या एरिया कम है? राइट साइड एरिया ज्यादा है। मतलब अगर हम समझें इसको, मोटा मोटा हिसाब किताब लगाएं, तो हम ये कह सकते हैं क्या भाई, कि अगर हम यहां पर पार्टीशन कर दें मोस्ट प्रोबेबल से, यहां पर हम पार्टीशन कर दें और इस वाले हिस्से को कह दें कि इसका एरिया है A1 और ये वाला एरिया कितना है? A2। थोड़ा इसको क्लोज करना पड़ेगा, ऐसे मजा आता है। हाँ बताओ भाई, कौन सा एरिया ज्यादा होगा? ये A1 है और ये क्या है? A2। क्या A1 ज्यादा होगा? किससे? A1 कम होगा किससे? A2 से। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी रफ्तार वीएमपी से कम होगी, वो कम होंगे एज कंपेयर टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी रफ्तार वीएमपी से ज्यादा। अरे क्लैरिटी है? अच्छा, दूसरी बात क्या है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, रफ्तार का वेरिएशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अरे भाई, अब मॉलिक्यूल्स की रफ्तार बढ़ेगी ना, तो मॉलिक्यूल्स का जो यूनिफॉर्मिटी था रफ्तार का, वो अब चेंज हो जाएगा। मतलब कर्व आपका थोड़ा और ब्रॉड हो जाएगा। कर्व जो है आपका वो थोड़ा ब्रॉड हो जाएगा, क्योंकि अब पार्टिकल्स की रफ्तार बहुत ज्यादा रैंडम होगी, बहुत ज्यादा रैंडम होगी। तो मोस्ट प्रोबेबल वाले रीजन में भी अब ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स आएंगे, क्योंकि जिनकी रफ्तार कम थी उनकी बढ़ के किधर गई? अरे मोस्ट प्रोबेबल की तरफ गई ना। तो भाई यहां वाले हिस्से में मॉलिक्यूल्स और कम होंगे कि नहीं कम होंगे? वो इधर की तरफ भागेंगे कि नहीं भागेंगे? तो कर्व जो होगा वो और फ्लैट हो जाएगा। तो तुम्हारे हिसाब से कौन सा टेम्परेचर बड़ा होना चाहिए, T1 की T2? T2 सर लिखा हुआ है, सर दिख रहा है, लेकिन समझ भी आ रहा है कि नहीं? ये सोचो ना, ये वाला एरिया में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम है। अब अगर हम इनको टेम्परेचर देना स्टार्ट करेंगे, हीट देना स्टार्ट करेंगे, क्या इनको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी? क्या इनकी रफ्तार बढ़ेगी? तो ये किधर जाएंगे? किस वाले रीजन में आने लग जाएंगे? A2 वाले रीजन में ना। समझे कि नहीं? तो इधर का एरिया घटेगा और इधर का एरिया बढ़ेगा। वो तभी होगा जब कर्व ब्रॉड होगा। अरे आया? दिस इज द कंप्लीट स्टोरी ऑफ मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अगर आपको समझ आ जाए तो आप कभी परेशान नहीं होंगे, कर्व वर्व देख के फिर कभी डर नहीं लगेगा। अब जितनी बात हम आपको बताएं वो सब यहां पर अंग्रेजी में लिखी हुई है। क्लियर? एक एक बात। पहली बात क्लियर हो गई? पहली बात क्लियर हो गई? पहले पे डिस्कशन करना है और नहीं? दूसरी बात पढ़ो। द पीक ऑफ द कर्व सजेक्ट्स दैट देयर एग्जिस्ट अ स्पीड करेस्पॉन्डिंग टू विच द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज मैक्सिमम। अरे वही तो पढ़े हो अभी। दिस स्पीड इज कॉल्ड एज मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। क्या पढ़े हो? किसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा होंगे? किसके? मोस्ट प्रोबेबल के। क्यों? क्योंकि इसका एरिया ज्यादा है। यही तो पढ़े हो ना। अच्छा, तीसरा क्या? The shape of curve is such that area enclosed by its portion on right side of most probable is more than the left side of VMP.
thus the number of molecules having speed more than vmp. अरे क्लियर है, ऑब्वियसली द एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन वीएमपी, इट कैन आल्सो बी शोन, ऐसा होता ही है, यहां पे से भी आ रहा है, क्लियर है ना, बकवास बात। यहां पढ़ो दूसरी बात क्या, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ टू लो एंड टू हाई स्पीड इज वेरी स्मॉल एज द फंक्शन ऑफ एनवी। देखना यहां क्या कोर्स बहुत ब्रॉड हो गया, बहुत बहुत पतला हो गया, क्या यहां नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो गए, अरे हुए ना, यहां भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी रफ्तार बहुत कम है या बहुत ज्यादा है, वो मॉलिक्यूल्स का नंबर बहुत कम है। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस क्या देखने को मिलता है, द डिस्ट्रीब्यूशन कर्व शिफ्ट टू द राइट इंडिकेटिंग दैट द एवरेज स्पीड इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। The distribution curve broadens indicating that the range of speed increases। अरे अब यहां वाला घट के इधर गया है कि नहीं गया है, अरे क्लियर है, और इधर वाले की रफ्तार और बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, तो और बढ़ेगी तो क्या कर्व ब्रॉड होगा कि नहीं होगा, होगा। अरे बात समझे हैं, यस, यही कहानी है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अब सुनिए पहला सवाल, पढ़िए 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 जल्दी पढ़िए। The root mean square speed of the molecule of a gas is, बहुत ध्यान से पढ़ना, independent of its pressure and directly proportional to its Kelvin temperature। बात सही है कि नहीं, नहीं है, प्रेशर पे इंडिपेंडेंट नहीं होता है और टेम्परेचर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, रूट के होता है, यस। सोचो वी आर एम एस क्या है, वी आर एम एस क्या, अंडर रूट ऑफ 3p/ρ और फिर क्या है 3RT/m। अरे है कि नहीं है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या √T टाइम्स, तो पहला वाला गलत हो गया कि नहीं हो गया। कई बार ऐसा होता है हम हड़बड़ी में ये तो देख लेते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो आ रहा है टी के, आगे का ऑप्शन ही नहीं पढ़ेंगे। अगर मैं कहता कि तीसरा वाला ऑप्शन इसमें ना होता तो ये सही होता, लेकिन तीसरे वाले में मोर स्पेसिफिक हो गया कि नहीं हो गया। तीसरे वाले में देखो क्या कह रहा है, इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स प्रेशर बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स केल्विन टेम्परेचर। है नहीं आया, आया जी, यस सर, तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर 3, समझ गए, यस। चलिए अगला सवाल, द पार्टिकल हैविंग 2u 10u एंड 11u विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्या आरएमएस स्पीड निकाल पाएंगे, हम करेंगे नहीं, ये सवाल करना क्या है, 2u का स्क्वायर प्लस 10u का स्क्वायर प्लस 11u का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। क्या वी आरएमएस होगा या अंडर रूट भी करना पड़ेगा, करना पड़ेगा ना। और मीन स्पीड क्या करेंगे, 10 2 12 12 और 11 23 23 बटे 2 की 3 3। क्या वी एवरेज और वी मीन निकाल सकते हैं, उसके बाद कंपेयर कर सकते हैं, यस सर, करिएगा आराम से। ये सवाल सबसे ज्यादा कौन सी रफ्तार, फोर्थ, फर्स्ट, अरे मालिको, हे प्रभु, हे दीन बंधु तू करता मेरे, सब बर्बाद। क्या बे सोते हो क्या बे तुम लोग, मोस्ट प्रोबेबल सबसे कम है, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, नंबर किसका ज्यादा है, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी रफ्तार मोस्ट प्रोबेबल है, क्या उनका नंबर सबसे ज्यादा है, उसके बाद नंबर, उसके बाद है ना, लेकिन रफ्तार सबसे बड़ी वाली कौन सी है, अब 1.73 था, अरे क्लियर है, और एवरेज 1.56 आता है और मोस्ट प्रोबेबल 1.43 आता है, 41। ले जाए दादा, हे मालिक हो, हे प्रभु, हे दीन बंधु दुखरता, इन लोगों का दिमाग हरो, ऐसा दिमाग तो रखने का कोई मतलब नहीं है, दे ही दो भगवान को। क्या वीआरएमएस कबाड़ी वाला भी नहीं लेगा, वीआरएमएस सबसे ज्यादा उससे कम वी एवरेज, सबसे कम वीएमपी। सुन बेटा सुन सुन सुन, बहुत कंफ्यूजन होता है,
यहां से मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से एक बहुत अच्छा सवाल बन सकता है जो आज तक नहीं बना है। वो यही पूछेगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऐसे लिख देगा, एन किसका भाई, एन किसका, मोस्ट प्रोबेबल का, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद किसका होगा, एन एवरेज वेलोसिटी का। एवरेज वेलोसिटी का मतलब समझ जाओगे ना, एवरेज वेलोसिटी। अच्छा, उसके बाद सबसे कम नंबर किसका होगा, आरएमएस वेलोसिटी। उल्टा हो जाएगा फिर, क्लियर है ना। तो इसको स्टार मार्क करके जरूर लिख लेना, इंपॉर्टेंट है। अगला हिस्सा बोलो, द स्पीड ऑफ 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर एज फॉलोज, द रूट मीन स्क्वायर। हम करें क्या, ये 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, डिवाइडेड बाई 5, क्या अंडर रूट कर लोगे। ये बताओ, इफ द प्रेशर ऑफ अ गैस इज डबल्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर देन मीन स्क्वायर वेलोसिटी विल बिकम, कोई चेंज होगा क्या, कोई चेंज होगा क्या, कोई चेंज होने वाला, क्लैरिटी है। गधा हवे कुल जानते भर के क्या मारेंगे, वी आर एम एस बराबर अंडर रूट ऑफ 3 पी रो, प्रेशर हो गया डबल। वी आर एम एस को अगर यहां तो मान लो फिर भी टाइम है, नन ऑफ द एबव लिखा है तो आधे तो नन ऑफ द एबव मार के आएंगे। वैसे मान के चलो कि बहुत रेयर चांस है कि नन ऑफ द एबव कभी सही आंसर हो, बहुत रेयर होता है, ठीक है ना, होता है, बहुत रेयर होता है। हाँ, यही ट्रिक काम देगा। मतलब तुम्हारे पास पॉसिबिलिटी है कि तुम 75% में से सही मारोगे तो हो ही जाएगा, सर 100 से तो अच्छा ही है। किस्मत खराब रहा तो बात ही अलग है। ये बताओ, एट कांस्टेंट प्रेशर, हाँ बस भाई इधर ध्यान दो, एट कांस्टेंट प्रेशर हाइड्रोजन इज हैविंग टेम्परेचर कितना 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 327 डिग्री सेल्सियस। टिल व्हाट टेम्परेचर इट इज टू बी कोल्ड सो द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल बिकम हाफ ऑफ द अर्लियर वैल्यू। फॉर्मूला क्या लगाओगे, वी आर एम एस इक्वल्स टू, बोलो बोलो बोलो, वी आर एम एस इक्वल्स टू क्या, 3 RT/m। क्या वी आर एम एस को आधा करना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के कि अंडर रूट टी के, अंडर रूट। अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं V1/V2 का होल स्क्वायर बराबर T1/T2 लिख सकता हूं। T1 डिग्री सेल्सियस में कि केल्विन में, डिग्री में कि केल्विन में। क्या अपने को V2 को आधा करना है, आधा करना है ना, तो V2 क्या हो जाएगा, V1/2। तो क्या 2 ऊपर चला जाएगा, V1 को V लिख ले, V2 को V/2 लिख ले, इसका स्क्वायर कर दे। T1 कितना है 327 मतलब 600, और यहाँ पे क्या है T2, क्या 2 ऊपर चला जाएगा, तो T2 बराबर 600/4 आ जाएगा क्या, अरे हो जाएगा। कितना होगा T2 भाई, 150, 1500 क्या केल्विन, 1500 क्या केल्विन। आंसर किस में दे रखा है, डिग्री सेल्सियस में। क्या करोगे, 150 केल्विन, क्या करोगे 273 से माइनस, 273 से माइनस, तो 150 माइनस 273 कितना आएगा, माइनस 123 डिग्री सेल्सियस। क्या कर पाओगे, हो पाएगा। चल अगला सवाल देख, द आरएमएस स्पीड ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल इज 300 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द आरएमएस स्पीड ऑफ इफ द मॉलिक्यूलर वेट इज डबल्ड while the temperature is half। मॉलिक्यूलर वेट को क्या कर दिए हो, डबल, टेम्परेचर को आधा, टेम्परेचर को आधा, तो क्या होगा, मतलब क्या, वीआरएमएस का फॉर्मूला क्या, वीआरएमएस का फॉर्मूला क्या, 3RT/m, 3RT/m। क्या R3 कांस्टेंट है, तो V1/V2 का होल स्क्वायर बराबर T1/T2 इंटू M2/M1 लिख सकते हो, लिख सकते हो। अब हम आगे सॉल्व करेंगे, कर लोगे, कर लेंगे ना, कर लोगे। The temperature at which the root mean square velocity of molecule of helium is equal to the root mean square velocity of hydrogen।
क्या दोनों अलग अलग हैं? अरे दोनों अलग अलग हैं, कर पाओगे? कर पाओगे? दोनों का क्या अलग अलग हो जाएगा? मोलर मास। मोलर हाइड्रोजन का कितना होगा? कितना? कितना? और इसका? दोनों का क्या सेम है? दोनों का क्या सेम है? द टेम्परेचर एट विच द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, दोनों का टेम्परेचर सेम है। अबे टेम्परेचर निकालना है। अच्छा हाँ तो वही बात हो गई ना, जिस टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पर ऐसा होगा। हाँ, दोनों का आरएमएस सेम है। दोनों का क्या सेम है? यस, आरएमएस। किस टेम्परेचर पर ऐसा होगा? किस टेम्परेचर पर ऐसा होगा तो क्या करोगे? बोलो भाई। द टेम्परेचर एट विच द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ हीलियम इज इक्वल टू द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन एट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। कब होगा? कब होगा? कब होगा? पेन चलाओ, पेन चलाओ, पेन चलाओ, पेन चलाओ। कितना? 273 डिग्री सेल्सियस। कैसे भैया? आया 273? 273 डिग्री सेल्सियस। दो सौ तिहत्तर कैलविन कि 273 डिग्री सेल्सियस? क्या किए भाई? हाँ, 546, 546 केल्विन में आएगा। क्या पूछ रहा है तुमसे ये बताओ। हाइड्रोजन एट एनटीपी पे जो हाइड्रोजन की नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे जो हाइड्रोजन की वीआरएमएस है वो किसके बराबर है? वो किसके बराबर है? हीलियम पे। किस टेम्परेचर पर होगा? दोनों का वीआरएमएस सेम है ना। तो ये बताओ यार, तुम लोग कैसे आदमी हो यार, इतना सस्ता सवाल नहीं लगा पा रहे हो यार। V1 बराबर कितना? अंडर रूट ऑफ 3RT/m। फॉर्मूला तो यही होता है ना, V बराबर। तो अब देखो, पहले का V1 है, दूसरे का V2 है, दोनों बराबर है कि नहीं है? अरे यार नहीं आ रहा है। आ रहा है? पहली गैस कौन सी है? हाइड्रोजन, जिसका पता है तुमको। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन एट एनटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे हाइड्रोजन का कितना होगा? अरे यार गजब आदमी हो। T1 कितना डिग्री सेल्सियस है? 0 डिग्री सेल्सियस। या तुम क्या लिखोगे? 273 केल्विन। दोनों का वीआरएमएस सेम है कि नहीं है? दोनों का M1 M2 भी सेम है? नहीं है ना। तो V1 अपॉन V2 का होल स्क्वायर इक्वल टू तुमसे M2 अपॉन M1 इंटू T2, T1 अपॉन T2 नहीं लिखा जा रहा यार। V1 कितना है? ये क्या 1 हो गया? अरे हो गया। M2 कितना है? M2 कितना है? बोलो, हीलियम का मानो। M2 कितना है? 4। हाइड्रोजन का 2। कि 1H1 1H2 की 1H1? हाइड्रोजन 1H2। अरे H2 होता है ना यार। गजब आदमी हो गए तुम लोग, कुछ भी पूछो कहीं भी कंफ्यूज हो जाते हैं सर हम। 273 डिवाइडेड बाई T2, क्या 2 से 2 दूना 4 हो जाएगा? तो T2 बराबर कितना? 2 तिहाई, 2 तिहाई 6, 2 7 14, 1 15, 2 तिहाई 6, 2 7 14, 2 दूना 4, 1 5, 546 क्या केल्विन? हाँ, पहला ना 273 डिग्री सेल्सियस। तो तेरा 273 केल्विन कैसे आ गया था नेता?
हमको तो समझ ही नहीं आया हमने क्या किया एनटीपी एसटीपी का इतना मतलब तो समझना पड़ेगा ना कि टेम्परेचर कितना होगा 0 डिग्री सेल्सियस। ये बोलो, बहुत भौकाली सवाल है ये भी। द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस इतना। Pressure is 200 meter per second. If the temperature and pressure are respectively 127 degree Celsius and 5 into 10 to the power 5 Newton per meter square, the RMS velocity will be. The RMS velocity will be. ये क्या प्रेशर है भाई? अरे चेंज हुआ है क्या? अरे हुआ है ना? इसका VRMS पे कोई फर्क पड़ेगा? पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो होने ना होने का कोई मतलब नहीं है। निकालो क्या आंसर आएगा। बस केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया है। एक फॉर्मूला लगाना है, वही तुमसे नहीं लग रहा है यार। एक 27 है और एक 127 है, तो एक टेम्परेचर कितना है? 27 का मतलब कितना हो गया? 300, और 127 का मतलब हो गया 400। एक की रफ्तार है 200। And the RMS velocity will be क्या 400/√3? अरे 400/√3 क्या? V1/V2 इक्वल्स टू का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिख ले? T1/T2। V1 कितना है? 200। V2 का अपने को ज्ञान नहीं है। अरे है क्या? नहीं है। T1 कितना है जी? 300। T2 कितना है? 400। कट जाएगा क्या? कट जाएगा। तो V2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1600 डिवाइडेड बाई 3, नहीं 16,000, 1,60,000। अरे 2 दूना 4 जीरो आ जाएगा ना, और 4 से 2 दूना 4, 4 चौक को 16। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 16 का हो गया 4, और यहां से 2 जीरो पेयर में आ जाएगा 400/√3 मीटर पर सेकंड। 400/√3 मीटर पर सेकंड हो गया भाई साहब। और कितना सवाल बनवाओगे तुम मेरे से? इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अ गैस फिल्ड इन अ कंटेनर विल लीड टू इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। हाँ भाई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, प्रेशर घटेगा कि बढ़ेगा? टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा। डिक्रीज इन इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, अरे बढ़ेगा। इंक्रीज इन इट्स मास, ये बताओ। In a Maxwell distribution curve for N2 gas, the average relative velocity between the two molecules at 300 Kelvin will be। ये बहुत भावकाली सवाल है, बहुत भावकाली क्वेश्चन है। हम आपको बता दें, एक बात याद कर लीजिएगा, इसके लिए नीट 2019 में पूछा गया था। मतलब तब के पहले इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए वही सॉल्व कर सकता है जिसको बहुत बेसिक आता हो। जिसका बेसिक खराब होगा वो इस सवाल को सॉल्व नहीं कर सकता। मतलब मोर देन 99% बच्चों ने इसको छोड़ दिया था। उसके पीछे का कारण बताता हूं। क्योंकि थोड़ा सा हमारी जो कहते हैं ना, उस एग्जाम से अपेक्षा रहती है कि ये कठिन कैलकुलेशन का सवाल नहीं देगा, उस पर थोड़ा सा ये खरा नहीं उतरा। ठीक, कह रहा है कि इन अ मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर N2 गैस द एवरेज ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स। ठीक ना, टू मॉलिक्यूल्स एट 300 केल्विन विल बी, क्या होगा? तो हमने कहा कि एक मॉलिक्यूल की रफ्तार इधर है v और दूसरे मॉलिक्यूल की इधर रफ्तार है v, और इनके बीच का एंगल कितना है? थीटा। कितना भाई साहब? थीटा। अरे क्लैरिटी है? अब अगर आप v रिलेटिव निकालेंगे इसका, तो v रिलेटिव क्या मिलेगा? अरे भाई v2 माइनस v1 करेंगे ना, तो क्या होगा? v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2v² कॉस। v रिलेटिव की बात करें यहां पर, तो v रिलेटिव में अगर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा? क्या v² कॉमन हो जाएगा? क्या अगर आप दिक्कत में ना आए तो मैं √2v को कॉमन कर दूं। यहां भी 2v², यहां भी 2v², 2v² को बाहर उठाए तो क्या हो गया? √2v। अभी आप जब रिजल्ट देखोगे तो आपको ये थोड़ा जाना पहचाना रिजल्ट लगेगा। 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो
तो जब आप v रिलेटिव लिखते हैं यहां से तो ये हो जाता है 2v साइन थीटा बाई 2। याद करिए, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट याद करते थे किसी भी सर्कुलर पोजीशन पर, चेंज इन पोजीशन तो 2r साइन थीटा बाई 2 पढ़ते थे ना, ऐसे निकल के आए। अब आपको इस रिलेटिव का एवरेज निकालना है। इस रिलेटिव का क्या निकालना है? एवरेज। तो v एवरेज, अच्छा अगर मैं बीइंग स्टूडेंट होता और मैं जेई की तैयारी कर रहा होता तो मैं खट से इसका आंसर कर देता। क्यों? क्योंकि उसकी आदत पड़ चुकी होती है इस तरह के गणित को बार बार करने की, तो उसको बहुत सारे रिजल्ट्स याद होते हैं। बट तुम्हारे लिए ये रिजल्ट बहुत नया होगा, शायद तुम पहली बार इस तरह की कोई कैलकुलेशन देखो भी। वी एवरेज को लिखते हैं v इंटू डी थीटा अपॉन डी थीटा। पढ़े हो ये? पढ़े हो ये एवरेज का फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला एवरेज का, जैसे अगर मान लो मुझे कोई फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल्स टू एफ एक्स, और मुझे अगर y एवरेज निकालना है तो हम लिखते हैं y dx अपॉन dx। क्या लिखते हैं? y dx अपॉन dx। तुमको क्या चाहिए था? एवरेज ऑफ v रिलेटिव, एवरेज ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स, एवरेज ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो जब तुम इसका एवरेज निकालने जाओगे तो v की जगह क्या लिखोगे भाई? 2v साइन थीटा बाई 2 डी थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा बाई 2 डी थीटा। अब सवाल पैदा होता है लिमिट कहां से कहां तक? तो लिमिट कहां से कहां तक लगाते हैं? जीरो से लेकर इनफाइनाइट। जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक। ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी कंटेनर के अंदर आप गैस मॉलिक्यूल्स लेते हैं तो उस गैस मॉलिक्यूल की जो रेंज होती है वो जीरो से शुरू होती है और कहां तक जाती है? इनफाइनाइट तक, रादर देन द स्पीड ऑफ लाइट। ये नहीं कि हम लाइट की स्पीड में 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड में कर रहे हैं, नहीं। अगर हमारा VRMS निकल के आया है 100 मीटर पर सेकंड, कितना निकल के आया है? 100 मीटर पर सेकंड, और उसके अंदर अगर एक भी पार्टिकल ऐसा है जिसकी रफ्तार आपके पास आ गई 1000 मीटर पर सेकंड, तो दैट 1000 और 10,000 मीटर पर सेकंड विल बी ट्रीटेड एज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का इतना मतलब होता है। अब जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो देखिए आपको क्या मिलेगा। क्या 2v को बाहर कर ले? 2v को बाहर। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? कॉस की माइनस कॉस, माइनस कॉस थीटा बाई 2, और डिफरेंशिएट करके डिवाइड कर देते हैं तो ये 2 ऊपर चला जाता है। थीटा बाई 2 का डिफरेंशिएशन 1/2 होगा तो ये 2 कहां चला जाएगा? ऊपर। और भैया लिमिट कहां से कहां तक? जीरो से लेकर इनफाइनाइट। जीरो से लेकर इनफाइनाइट। अरे क्लैरिटी है ना? पक्का बात समझ आ रही है? अब दूसरी बात, यहां पर क्या, यहां पर क्या बोलो? अरे मतलब जीरो से लेकर कहां तक? मैक्सिमम साइन, ये अपने पास कॉस कहां तक जाता है भाई? जीरो से लेकर कहां तक? π/2 तक। यहां भी कितना? जीरो से लेकर π/2। वेलोसिटी कहां से कहां तक? जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक। वेलोसिटी कहां से कहां तक? जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक। जब मेरा थीटा जीरो बनेगा, जब मेरा थीटा क्या बनेगा? जीरो, और वो मल्टीप्लाई होगा तो वेलोसिटी क्या देगा? अरे भाई यहां देखो ना, ये डी थीटा है कि नहीं है? है। जब मेरा थीटा जीरो होगा तो ये जो वेलोसिटी देगा वो क्या देगा? जीरो। और जब मेरा डी थीटा का नेट वैल्यू रेडियन में वैल्यू कहां जाएगा? इनफाइनाइट। या मेरा जब वेलोसिटी कहां जाएगा? इनफाइनाइट, एक पार्टिकल का, तो वी एवरेज मुझे क्या मिलेगा? इनफाइनाइट। इस पूरे टर्म में मुझे अगर इनफाइनाइट बनाना है तो डेफिनेटली मुझे अपने डिनोमिनेटर को एक बार जीरो बनाना पड़ेगा। अरे क्लैरिटी है? मेरे पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो मैं डिनोमिनेटर को क्या बना दूं? जीरो, या तो मैं ऊपर वाले को क्या बना दूं? इनफाइनाइट, या मैं दोनों को क्या बना दूं? 0/0। तो उस रेंज में हमको थीटा की पॉसिबिलिटी मिलती है कहां से कहां तक? जीरो से लेकर π/2। अरे क्लैरिटी है? इसको सॉल्व करेंगे तो कितना निकल के आएगा? बोलिए। जीरो से लेकर π/2, जीरो से लेकर π/2 तक। ठीक है ना? वैसे इतना कैलकुलेशन आप आराम से करिएगा। हम आपको एक बात बता देते हैं कि इसका जो वी एवरेज निकल के आता है वो निकल के आता है 4/π। क्या निकल के आता है? 4/πv। चाहे तो आप याद कर सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी का, इस फंक्शन का अगर आपको एवरेज चाहिए तो आप याद कर लीजिए कितना हो जाएगा? 4/πv। क्या याद कर लेंगे? 4/πv। अब ये एक स्पेसिफिक पैटर्न सेट हो गया। बात समझे हैं? अब इस तरह का सवाल हमको दोबारा देखने को मिलेगा तो हम बना सकते हैं। वैसे ये कहते हैं ना कि वन इन अ ब्लू मून, ऐसा कुछ होता है, तो ऐसा कुछ देखने को मिलता है। तो 4/π। अच्छा
बात इसकी इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि इस तरह की कैलकुलेशन आज तक कभी किसी किताब ने दिखाई नहीं। स्पेसिफिकली कभी ऐसे मेंशन हो कि आपको कोई टॉपिक मिलेगा ही नहीं कि आप एवरेज ऑफ क्या निकालो, रिलेटिव वेलोसिटी। दूसरी बात, इस सवाल के साथ एक और प्रॉब्लम थी, वो क्या थी कि आपने यहां भी v माना और यहां भी क्या माना, v। दो पार्टिकल्स की रफ्तार v कैसे हो सकती है? क्यों हम आइडेंटिकल माने? दोनों की रफ्तार को हम आइडेंटिकल क्यों माने? एक कॉमन सेंस में बच्चा कभी ये सोच नहीं पाता। लेकिन जब भी हम इस मेजरमेंट की बात करते हैं तो ये मेजरमेंट हमेशा होता है आरएमएस। क्या होता है? आरएमएस। बात समझे? तो इस वजह से ये सवाल बहुत स्पेशल था। तो ऐसा कभी कभार एक आध सवाल हो जाएगा तो सर अपने को क्या, सर एक सवाल से हमारा कौन सा कुछ बिगड़ने वाला नहीं, मतलब ठीक है, थोड़ा स्पेशल क्वेश्चन है, इसको थोड़ा स्पेशल अटेंशन दे लेना, ये मदद करेगा तुम्हारी। अरे क्लैरिटी है? v क्या, यहां v क्या लिखोगे, v आर एम एस, तो क्या लिखोगे 4 बाई पाई अंडर रूट ऑफ 3 आर टी बाई एम, अंडर रूट ऑफ 3 आर टी बाई एम। ये देखो, अब फिर आसान सवाल खत्म करके जाएंगे भैया, भागेंगे नहीं, अभी 13-16 हो रहा है। हाँ कोई बात नहीं, चलिए सवाल पढ़िए। ए भाई सुनो, सवाल पढ़ो। कंसिडर अ सैंपल ऑफ ऑक्सीजन बिहेविंग लाइक एन आइडियल गैस एट कितना 300 केल्विन। द रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी टू द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल वुड बी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन। एक में √3 होता है, किसमें √3 होता है, आरएमएस में कि एवरेज में, किसमें? और 8 बाई पाई किसमें होता है, 8 बाई पाई एवरेज में ना। तो वी आरएमएस अपॉन वी एवरेज करोगे दादा तो क्या 8 बाई पाई ना, तो 3 पाई बाई 8, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। कब पूछा गया? नीट 2021, नीट 2023। हेलो, हाँ दे दीजिए, 5th फ्लोर पे दे दीजिए, वेदांत गार्ड होंगे उनको दे दीजिए। 5th फ्लोर, पांचवें। ओके, हाँ भाई बताओ क्या होगा, सवाल समझ आए? एक गैस है जिसका टेम्परेचर कितना है, -50 डिग्री सेल्सियस। टू व्हाट टेम्परेचर द गैस शुड हीटेड सो दैट आरएमएस स्पीड इंक्रीजेस बाई 3 टाइम्स। मतलब कितना इंक्रीज हुआ? इनिशियली हम लिखे V1 को क्या लिखे, V, V2 को क्या लिखे 3V, कि V2 बराबर 4V। सोच क्या है ये, इंक्रीज्ड बाय, जो था उसमें 3 और बढ़ गया, बढ़ा ना, जो था उसमें 3 और बढ़ गया, तो क्या हो गया 4V ना। तो ये गलत है और ये सही है। क्या कर पाओगे? तो 1/4 बराबर अंडर रूट ऑफ T1 अपॉन T2। क्या T1 का वैल्यू पता है, -50, तो -50 रख दोगे कि कन्वर्ट भी करना है, कन्वर्ट करेंगे ना। हाँ, अरे क्लैरिटी है? ये एक सवाल है होमवर्क, कर पाओगे? इसके बाद अगला है प्रेशर ऑन द साइड वॉल्स ऑफ द कंटेनर। मिलेंगे कल। भाई सवाल जितने भी, सुनो सुनो सुनो, ओ भाई ओ बैठ जाओ, एटलीस्ट जितने क्लास के क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चंस डेली बेसिस पे लगा लिया करो। बात समझे ना? जितना भी होमवर्क का क्वेश्चन है वो सब लगा के आया करो क्लास में। सुन लो दादा, अपने लिए नहीं कह रहे हैं, कल सवाल बना के ले आओगे ना। और टेस्ट संडे कितने बजे? 8 बजे ना। अच्छा सुनो, एक और बात भाई साहब, उसके अगले से अगले दिन टेस्ट का रिजल्ट आएगा ना, और जो टेस्ट देने नहीं आएगा जान लेना उसका बुद्धि खराब करेंगे फिर। हर किसी को टेस्ट देने आना है, चाहे नंबर 10 आए, चाहे 100 आए, चाहे 500 आए, कोई फर्क पड़ता नहीं है।